Hi everyone. Hi everyone. I hope you're doing good. If isn't, that's great. It is another late night session. It is another late night session. And here in this late night session, we will discuss intelligence and psychological testing. It is a very late night session. It is 12:30 a.m. right now, and it is a very late night session. बहुत ही ज़्यादा लेट नाइट सेशन है ये, और इसी सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. Now, why do I believe that रात को study करना is the best time to study करना? Why do I believe that? Because I have this opinion or this theory. I have this opinion that if you study at night and you sleep properly, you feel satisfied, and when you wake up the next day, आपको पुराने दिन की जो भी स्टडी होगी आपको याद रहेगी. तो आप जो टॉपिक्स को याद करके सोते हो आपके माइंड में रहता है और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज़ वाई आई प्रमोट लेट नाइट स्टडीज़. इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. Waking up in the morning, waking up early in the morning is a good method to study. It is a very good method because आप जल्दी उठते हो और आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब नहीं होती है. बट मेरे ओपिनियन में मैं जल्दी नहीं उठ सकती क्योंकि मेरी स्लीप साइकिल फिक्स तो हो जाएगी बट मेरी स्टडीज़ फिक्स नहीं होंगी क्योंकि सुबह आप बहुत स्लीपी फील करते हो. इसलिए आप 10-11 बजे उठो, रात को 2-3 बजे तक स्टडी करो और आप आराम से अपना सेटिस्फाई भी फील करोगे रात को, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप कुछ पढ़ के सोए हो. मुझे ऐसा लगता है मैं दिन में कितना भी पढ़ लूँ, रात को आई नीड दैट सेटिस्फैक्शन कि मेरे अच्छे स्कोर आएंगे क्योंकि मैं टारगेट लेके चल रही हूँ 280. इसलिए व्हाट आई डू, आई ऑलवेज स्टडी बिफोर स्लीपिंग, एंड दिस इज़ वाई मेकिंग दिस वीडियो. आई एम ऑल्सो स्टडिंग विद यू. एंड आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस. लेट्स डिस्कस इंटेलिजेंस. ओके, लेट्स डिस्कस इंटेलिजेंस. ओके, शैल वी डिस्कस. हम इंटेलिजेंस को डिस्कस करते हैं बिकॉज अगर हमें थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पढ़ना है, ठीक है, हमें आज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी पढ़ना है रात को, और अगर हमें और कोई टॉपिक भी पढ़ना है तो मैं कल रात को एक और टॉपिक भी लेके आऊँगी. मैं दिन में भी अलग सा एक टॉपिक लेके आऊँगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो अलग सा तो नहीं है बट वो इंपॉर्टेंट है. उसको कहते हैं अनोवा और सैम्पलिंग. ये मैं कल आपके लिए लेके आऊँगी. अनोवा जो स्टैट्स का पार्ट है और सैम्पलिंग भी आपका रिसर्च और स्टैट्स का ही पार्ट है, वो भी मैं कल लेके आऊँगी. ठीक है, अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, हम इंटेलिजेंस और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे. इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि कैसे तुम एब्स्ट्रैक्टली सोच सकते हो, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस. प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना नहीं आता है तो इंटेलिजेंस कम है. एंड आई नो इट साउंड्स वियर्ड, आई नो इट साउंड्स प्रॉब्लमैटिक, बट हाँ, अगर आपकी इंटेलिजेंस हाई है तो आपकी लर्निंग पावर भी हाई होगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हाई होगी, और आप एब्स्ट्रैक्ट जो सोचते हो वो भी ज़्यादा अच्छा होगा, और रीजनिंग की पावर भी ज़्यादा अच्छी होगी. देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वांट माय स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड. देयर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ कि क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं होती है. थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होती है बट प्रॉपर इंटेलिजेंस का पार्ट क्रिएटिविटी नहीं होती है. अ पर्सन इज इंटेलिजेंट डजंट ऑलवेज मीन दैट द पर्सन इज क्रिएटिव, एंड दैट इज वाई आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बिकॉज इट कैन कम टू योर एग्जाम. वन क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसलिए अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्रिएटिविटी लिंक करती है इंटेलिजेंस से या नहीं, थोड़ी बहुत लिंक करती है, इंटायरली इंटेलिजेंस से क्रिएटिविटी लिंक नहीं करती है. इंटायरली लिंक नहीं करती है. क्रिएटिविटी इज सेपरेट, इंटेलिजेंस इज सेपरेट. उसके बाद आप अडेप्ट इफेक्टिवली इन द एनवायरनमेंट. अगर आपको एडजस्ट करना है, अडाप्ट करना है, तो भी आप इंटेलिजेंस का यूज़ करते हो. आज हम जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म कर देंगे और टाइम मिला तो हम एक थर्ड टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, सियोनी फैक्टर. अब इन्होंने क्या बोला था, एल्फ्रेड बिनेट ने. एल्फ्रेड बिनेट कौन थे? एल्फ्रेड बिनेट कौन थे? ठीक है, सबसे पहले जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एल्फ्रेड बिनेट की. बट क्या हमें पता है कि वो कौन थे? डू वी नो हु इज? आपने अगर एल्फ्रेड बिनेट का टेस्ट के बारे में सुना हो, एल्फ्रेड बिनेट के टेस्ट के बारे में सुना हो, तो आपने सुना होगा कि एल्फ्रेड बिनेट जो थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने यूनिफैक्टर थ्योरी की बात की. उन्होंने क्या बात किया कि इंटेलिजेंस जो है वो ये बताती है कि अगर कोई एक टास्क में अच्छा है, टास्क ए में अच्छा है, तो वो टास्क बी में भी अच्छा होगा. मतलब इंटेलिजेंस जो है वो यूनी है. ठीक है, यूनी मतलब वन. ठीक है, यूनी है मतलब जनरल एबिलिटी एप्लीकेबल टू ऑल मेंटल टास्क. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंटेलिजेंस सिंगल. इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंगल है, मतलब ये आपकी सारे टास्क में यूज़ होती है. तो यूनी फैक्टर का मतलब अगर कोई टास्क ए अच्छा कर रहा है तो वो टास्क बी भी अच्छा करेगा. इन्होंने क्या बोला, इंटेलिजेंस जो होती है वो सिंगल होती है. ठीक है, और ये कौन थे? एल्फ्रेड बिनेट थे. ठीक है, एल्फ्रेड बिनेट थे. ठीक है, एल्फ्रेड बिनेट.
ये थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। ठीक है, अभी हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात नहीं करते हैं, हम बस ये पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर एमसीक्यूज में आ सकता है तो हमें आना चाहिए कि कौन था ये। ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट ने बोला था कि यूनिफैक्टर होता है, मतलब अगर कोई टास्क ए में अच्छा है तो बी में भी अच्छा, और इंटेलिजेंस सिंगल होती है। इतना आपको याद करना है। ठीक है, यूनिफैक्टर थ्योरी, इनकी ये थ्योरी उन्होंने दी, जिसमें उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, एप्लीकेबल होती है इंटेलिजेंस सारे मेंटल टास्क के लिए। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड यूनिटरी और मोनार्किक थ्योरी। ठीक है, it possessed intelligence as one indivisible unit but was largely rejected because it fails to account for uneven scales, being great at math but poor at writing. अच्छा, अब इतना बड़ा मैंने पढ़ा पैराग्राफ, आई नो ये कंफ्यूजिंग हो गया है, बट इसको अगर मैं इजी वे में समझाऊँ तो आपको बस इतना समझना है, अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊँ तो आपको बस इतना समझना है कि इन्होंने बस ये बोला कि ये क्या होती है, ये हमारी सिंगल होती है, इंटेलिजेंस जो हमारी सिंगल होती है। इसका एक क्रिटिसिज्म था कि अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई टास्क ए में अच्छा है तो वो ऑटोमेटिकली टास्क बी में भी अच्छा होगा। बट लेट्स इमेजिन कि मैं साइकोलॉजी में अच्छी हूँ। ठीक है, मैं साइकोलॉजी में अच्छी हूँ। ठीक है, मैं साइकोलॉजी में अच्छी हूँ, क्या मैं मैथ्स में भी अच्छी होंगी? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बेने तो यूनिफैक्टर है, इंटेलिजेंस तो यूनिफैक्टर है। अगर मेरा साइकोलॉजी अच्छा है तो मेरा टास्क बी भी मतलब मैथ्स भी अच्छा होगा। तो यूनिफैक्टर है कि इंटेलिजेंस जो होती है वो सिंगल होती है। कोई बंदा अगर एक चीज़ में अच्छा है तो वो दूसरी चीज़ में भी अच्छा है। बट क्रिटिसिज्म क्या बोलता है, कोई बच्चा हिस्ट्री में अच्छा है तो ज़रूरी थोड़ी वो मैथ्स में अच्छा हो। कोई बच्चा डांसिंग में अच्छा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मैथ्स में अच्छा हो या साइकोलॉजी में अच्छा हो। कोई बंदा अगर फिजिक्स में अच्छा है तो ये ऑटोमेटिकली ये थोड़ी बताता है कि वो बंदा साइकोलॉजी में भी अच्छा होगा, क्योंकि फिजिक्स और साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फिजिक्स क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, मैथ्स भी नहीं कर रहा है तो क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि जो साइकोलॉजी है और जो मैथ्स है ये लिंक नहीं कर रहा। कोई एक और चीज़ भी अपने आप ले सकते हो, अपना खुद का एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि एक टास्क अगर आपको आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरा टास्क भी आए। अगर आप एक चीज़ में अच्छे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरी चीज़ भी पसंद है, आप दूसरी चीज़ में भी अच्छा करो, उस दूसरी चीज़ में भी आप अच्छे हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर आप एक चीज़ में अच्छे हो। अगर आप म्यूज़िक में अच्छे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डांसिंग में भी अच्छे हो। कुछ लोग डांसर्स इतने अच्छे होते हैं बट वो म्यूज़िक उनको बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, कुछ लोग साइकोलॉजी में इतने अच्छे होते हैं उनका स्टैट्स वीक होता है, जैसे मैं। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बेकार स्टूडेंट हूँ या मैं बेकार इंसान हूँ। इसका मतलब ये है कि ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है और एक वीक पार्ट है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, यही क्रिटिसिज्म इनकी थ्योरी के लिए दिया गया था कि अगर तुम ये बोल रहे हो कि दोनों ही टास्क में बंदा अच्छा होगा क्योंकि इंटेलिजेंस सिंगल है, तो तुम कैसे बोलोगे, कैसे डिफाइन करोगे एक इंसान को जो जिसका मैथ्स अच्छा है बट साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, या इट गोज़ बोथ वेज कि जिसकी साइकोलॉजी अच्छा है उसका मैथ्स अच्छा नहीं है, उसके लिए तुम क्या बोलोगे? ठीक है, उसके लिए तुम क्या बोलोगे? इसको यूनिटरी मोनार्किक थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें अनइवन स्किल्स को काउंट नहीं करा जाता, इसमें अनइवन स्किल्स को काउंट नहीं किया जाता। और ये जो मैं बोल रही हूँ ना, साइकोलॉजी में अच्छा है जरूरी थोड़ी मैथ्स में अच्छा हो, इसी को अनइवन स्किल्स बोलते हैं कि एक स्किल तो बहुत अच्छी है और एक स्किल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी चार्ल्स स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। चार्ल्स स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, चार्ल्स स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी को हम डिस्कस कर लेते हैं, और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चंस आपके टोटल इंटेलिजेंस की थ्योरी से, और एक बार डेफिनेशन में से भी आया था लास्ट प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर में। एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें इंटेलिजेंस भी पूछी थी और एक थ्योरी भी पूछी थी साथ में लिंक करके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको गलत किया था। इसलिए मैं जब बोलती हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से एनालाइज किया है। मेरे पास एक प्रीवियस क्वेश्चन पड़ा भी है जिसको मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगी। लिटरली अगर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए तो लाइव मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगी। ठीक है, लाइव एनालाइज होगा। आई एम सॉरी, मेरे को ऐसा लगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो आई वॉन्टेड टू ड्रिंक सम वाटर। मैं ऐसे बोल रही थी कि अगर मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हो गए, मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं आपको क्या करूँगी, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, लाइव मतलब एक एक क्वेश्चन जो होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से होगा, वो मैं आपके आगे इधर वाइट बोर्ड पर प्रेजेंट करूँगी एंड मैं आपको बोलूँगी कि इसके करेक्ट ऑप्शन चूज़ करो। बट मैं मोस्टली फोकस करती हूँ रिकॉग्निशन पे, रिकॉल पे नहीं। ठीक है, सॉरी, रिकॉल पे, रिकॉग्निशन पे नहीं। मतलब मैं चाहती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट्स को
रिकॉग्नाइज मत करो, रिकॉल करो। अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्या बोला था, क्योंकि मैं ये सपोज कर रही हूँ कि आप एक स्टूडेंट हो जिसने ऑलरेडी पढ़ रखा है, या हम यूनिफैक्टर थ्योरी की बात करें तो जो अभी हमने पढ़ा यूनिफैक्टर थ्योरी को और क्या बोलते हैं। अब मैं आपको ऑप्शन दे दूँगी तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे, बट मैं चाहती हूँ रिकॉल करो। सिर्फ ऑप्शंस देख के उसको रिकॉग्नाइज मत करो, ठीक है, रिकॉल करो, सोचो, उसको थोड़ा टाइम लो। इसलिए मैं आपको ऑप्शंस नहीं दूंगी। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिकॉल पे करेंगे, हम उसको रिकॉग्नाइज पे नहीं करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिकॉल पे करेंगे। मतलब हम एमसीक्यू को एमसीक्यू के साथ नहीं देखेंगे, बिना ऑप्शंस के देखेंगे, एक क्वेश्चन की तरह देखेंगे जिसका 1 वर्ड या 2 वर्ड आंसर हो सकता है, ठीक है, जिसका 1 या 2 वर्ड आंसर होगा, या एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट से ज़्यादा आंसर नहीं होगा, बट ऑप्शंस विल नॉट बी गिवन टू द स्टूडेंट्स। एंड इसलिए हम क्या फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे कि हमें कितना आता है, सिर्फ रिकॉग्नाइज पे नहीं, सिर्फ तुक्के पे नहीं, सिर्फ गेसिंग पे नहीं, सिर्फ मगअप पे नहीं। रेटिफिकेशन बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स अगर क्रिस्टल क्लियर चाहते हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए, तभी आपको किस पे फोकस करना चाहिए, रिकॉल पे, रिकॉग्निशन पे। कोई भी इंसान जो फोकस करता है वो लॉन्ग टर्म उस चीज़ को अपने माइंड में नहीं रख सकता। इसलिए मुझे भी कई बार जब मैं रिकॉग्निशन करती हूँ ना, मुझे भी उस कॉन्सेप्ट पे दोबारा जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज़ किया, एक तुक्का लगाया कि हाँ ये हो सकता है, वो करेक्ट निकल जाता है, बट क्या मुझे वो कॉन्सेप्ट आते हैं? नहीं, मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं। इसलिए आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बहुत सारी डिटेल में चीज़ें बात करेंगे, उतनी ही जितनी सीयूटी में इंपॉर्टेंट है, बट हम रिकॉल के एस्पेक्ट से बात करेंगे, हम रिकॉग्नाइज के एस्पेक्ट से बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। कई बार नाम नहीं आता जिसने ये थ्योरी दी होती है, कई बार नाम नहीं आता, बट नाम की जगह क्या आता है आपको, नाम की जगह क्या आता है आपको, क्योंकि मैं नाम नहीं दिया होता आपको, उसकी थ्योरी का नाम दिया होता है और आपको बोला जाता है कि ये किसने बनाई। जैसे अब आपको बोला जाएगा कि टू फैक्टर थ्योरी जो है आपके एग्जाम में बोला जा सकता है कि जो टू फैक्टर थ्योरी है वो किसने बनाई थी। आपको 4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, बेनेट, कैटल, और भी 2 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, और उसमें से एक ऑप्शन होगा आपका चार्ल्स स्पीयरमैन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि इधर आप क्या करोगे, आप रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। तब तो रिकॉग्नाइज करना सही है कि हाँ ये टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन दी थी, बट अगर कई बार बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे स्टैट्स के कॉन्सेप्ट को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, आपको रिकॉल करने की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको रिकॉल करने की ही ज़रूरत पड़ेगी। कुछ कॉन्सेप्ट आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कुछ कॉन्सेप्ट आप रिकॉल कर सकते हो, गलत दोनों नहीं है, बट क्रिस्टल क्लियर स्टडीज़ के लिए, अच्छे से किसी चीज़ को डिटेल में समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिकॉल करते हैं। सिर्फ एमसीक्यूज़ को देख के दुक्का नहीं मारते कि हाँ ये सही हो सकता है, ये सही है, मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस एमसीक्यू सॉल्व करने से भी आता है, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने से भी आता है। कॉन्सेप्ट्स नहीं आते तो कितने भी एमसीक्यूज़ यू विल सॉल्व, यू विल नॉट गेट टू अ पॉइंट, ठीक है। तो अब टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, चार्ल्स। और अगर आप लाइव नहीं भी आ सकते हो, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है कि मैं लाइव आ पाऊँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैं आपको वीडियो बना के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगी। मैं आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करूँगी, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगी, आंसर्स उस वीडियो में नहीं दूँगी। आंसर्स मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, जिससे आप क्या करो, एक अच्छे से रिविजन कर लो, ठीक है। इससे आपकी अच्छी रिविजन भी हो जाएगी और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आंसर्स देखने की, क्योंकि आप पहले अपना स्कोर देखोगे। स्कोर अगर मैं 75 क्वेश्चन है, ठीक है, +4 करेक्ट आंसर, -1 नेगेटिव आंसर, ठीक है। आप ऐसे अपने नंबर्स को असाइन करोगे, अपने एमसीक्यूज़ को आप ऐसे असाइन करोगे, फिर आप देखोगे 75 में से कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स करेक्ट हुए हैं मेरे 300 में से। अगर आपके 235 से ज़्यादा हुए हैं तो आप बहुत अच्छा कर लो, 235 से कम हुआ और दिन बहुत कम है, ये लेके चल रही हूँ मैं कि 235 से आपके कम हुए क्वेश्चन सॉल्व, तो इसका मतलब यू नीड मोर इम्प्रूवमेंट। 235 से अगर आपके क्या हुए क्वेश्चंस कम हुए हैं, कम मार्क्स आए हैं आपके, और 75 में से आपके 50 क्वेश्चंस ही करेक्ट हुए और इतने सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए हैं और दिन बहुत कम है, तो उसको लेके चलो तो येस यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, उसको लेके चलो तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। इसलिए मैं बोल रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ आएगी, लाइव नहीं हो सकता, कोई नहीं, बट आंसर्स आपको वीडियो में नहीं दिए जाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका मॉक टेस्ट में एग्जैक्ट स्कोर कितना है, ठीक है, एग्जैक्ट स्कोर कितना है। चलो आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, अब टू फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पीयरमैन के बारे में पढ़ते। इन्होंने क्या बोला, ये आपकी आई थी 1923 में, याद रखोगे ईयर्स, तो कल को अगर आ गया तो ईयर्स याद रखने का फ़ायदा ही है, ठीक है, फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। 1923 में आया था, और इन्होंने क्या बोला, एक हमारा जी फैक्टर होता है जिसको हम जनरल फैक्टर कहते हैं, एक हमारा स्पेसिफिक फैक्टर होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है, एक जनरल होता है
एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है, जनरल फैक्टर होता है, एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है। इन्होंने ये एम्फेसाइज किया कि हमारा एक जी फैक्टर होता है, एक हमारा एस फैक्टर होता है। इन्होंने क्या बोला, जी फैक्टर जो होता है, ठीक है, जी फैक्टर जो होता है को हम जनरल फैक्टर भी कहते हैं। जो जी फैक्टर होता है, ठीक है, उसमें हमारी क्या होती है, सारी कॉमन एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। हमारे क्या होता है, जी फैक्टर विच इट शेयर्स विथ ऑल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ एंड अ स्पेसिफिक फैक्टर जो एस फैक्टर होता है विच बिलोंग्स टू इट अलोन। द अमाउंट ऑफ जी इन अ पर्सन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कॉर्टिकल सेरेब्रल कॉर्टेक्स एनर्जी प्रेजेंट एंड द मैक्सिमम क्वांटम ऑफ दिस इज फिक्स्ड। तो इसका मतलब सिंपल है कि हमारा जो जी फैक्टर होता है वो हमारी कॉमन एबिलिटीज़ होती है, जो चीज़ हम डे टू डे में कर सकते हैं, जो चीज़ें कॉमन होती है। जबकि स्पेसिफिक क्या होता है, हमारा म्यूज़िक, हमारा म्यूज़िक होता है, ठीक है, ये हमारी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती हैं। एज द नेम से स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, जी फॉर जनरल, मतलब जो भी चीज़ें आप जो करते हो डे टू डे लाइफ में, जो जनरल चीज़ें करते हो, जो कोई भी कर सकता है, जो चीज़ें कॉमन होती हैं। वेयर एज एस फैक्टर इज़ व्हेन यू आर गुड एट समथिंग। S factor is when you're good at something specifically, something that you really like, it's something that is actually inspiring you, and that is the specific ability. Nobody else can have that ability around you. Nobody else can have that ability in the general factor. General factor will include all the common aspect of your life, whatever things that you do, whatever common things that you do. But when you're doing a specific thing, that is music, dancing, cooking, when a specific thing is included, it will have a specific factor. According to Charles Feynman, ये दो चीज़ इंसान के अंदर होती है, एक चीज़ जो कॉमन विच इज़ जनरल, एक चीज़ जो बहुत ही स्पेसिफिक, म्यूजिक, कुकिंग, डांसिंग, पेंटिंग, आर्टिस्टिक एबिलिटीज़, जो भी आपकी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती हैं। इट कुड बी एनीथिंग, मे बी आप वेरी गुड एट मैथ्स, मे बी और वेरी गुड एट साइकोलॉजी, तो आपकी एक स्पेसिफिक एबिलिटी होगी। एक कॉमन एबिलिटी होती है जिसको हम जनरल बोलते हैं, एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है जिसको हम स्पेसिफिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम स्पेसिफिक फैक्टर बोलते हैं। अब इसको थोड़ा और समझें तो क्या बोला आपके स्पेयरमैन ने, क्या बोला आपके चार्ल्स स्पेयरमैन ने, कि जो जी होता है वो आपकी जो भी चीज़ आप करते हो, जी जो भी आप करते हो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है। आपके कहाँ होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है। जो भी आप करते हो, जितनी भी आप कॉमन चीज़ें करते हो, आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो आपको कौन सी जी फैक्टर में एनर्जी प्रोवाइड करती है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, ऊपर लिखा हो, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कॉमन एंड स्पेसिफिक, ठीक है, कॉमन एंड स्पेसिफिक। एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हो, ठीक है। सो जो जी होता है ये आपके सारे, क्या होता है, जी जो होता है आपके सारे स्पेसिफिक एबिलिटीज़ में भी प्रेजेंट होता है। जी फैक्टर आपके सारे स्पेसिफिक एबिलिटीज़ में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब कॉमन चीज़ें जो आप करते हो, कॉमन चीज़ें से ही आप स्पेसिफिक चीज़ें कर पाते हो, ठीक है, कॉमन चीज़ों से ही आप स्पेसिफिक चीज़ें कर पाते हो, ठीक है। आप बोलते हो आप साइकोलॉजी में बहुत अच्छे हो, ठीक है, मे भी आपकी एबिलिटी हो, कॉमन एबिलिटी की वजह से आप अच्छे हो, मे भी आपकी कोई ऐसे जनरल कॉमन ऐसे आपके फैक्टर हो जिसकी वजह से आपका स्पेसिफिक फैक्टर इन्फ्लुएंस हो रहा हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि द फैक्टर जी इज दस प्रेजेंट इन ऑल द स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। द टोटल एबिलिटी इंटेलिजेंस ए ऑफ एन इंडिविजुअल दस विल बी एक्सप्रेस बाय फॉलोइंग। अभी ये इतना नहीं पढ़ना, आपको इतना ही पढ़ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट कभी कभी हमारी जनरल जो है वो स्पेसिफिक फैक्टर में भी, स्पेसिफिक एबिलिटीज़ में भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कभी कभी हमारे जो फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, वो स्पेसिफिक फैक्टर्स में भी दिख जाते हैं, वो स्पेसिफिक फैक्टर्स में ही दिख जाते हैं कभी कभी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो जी है और ऐसा ये साथ चलते हैं, ठीक है, आपके जो जी हैं और जो एस हैं वो आपके साथ चलते हैं, ठीक है। तो जी फैक्टर दस प्रेजेंट इन ऑल द स्पेसिफिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, ठीक है। और ये किसने दी थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, आपको किसने दी थी, थर्स्टोन ने दी थी, थर्स्टोन, ठीक है। लुइस लियोन थर्स्टोन ने आपको क्या दिया था, इन्होंने आपको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी थी। नाउ हम थर्स्टोन की बात करते हैं। याद रखना ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, जितनी अभी और थ्योरीज आप पढ़ोगे उसमें ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो इंटेलिजेंस है उसकी सारी थ्योरीज आपको है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्स्टोन थे, आपको इनका लास्ट नेम ही आता है, वैसे आप याद रख लो लुइस, लास्ट नेम ही आता है, ईयर मेंशन नहीं है मोस्ट ऑफ द बुक्स में, ईयर मेंशन नहीं है, आपको इतना याद रखना है, लुइस लियोन थर्स्टोन। लुइस थर्स्टोन भी याद रखोगे, LT भी याद रखोगे, तब भी यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। इनका नाम क्या है, लुइस थर्स्टोन। इन्होंने आपको क्या दिया है,
प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी हैं, ठीक है। और ये आफ्टर स्पीयरमैन के जी और एस फैक्टर के बाद आपके आए हैं थर्स्टन, जिन्होंने बोला कि दो नहीं होती एबिलिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं। इन्होंने एबिलिटीज़ को दो नहीं बोला, इन्होंने बोला एबिलिटीज सिर्फ दो नहीं होती, बहुत सारी हो सकते हैं। इन्होंने फिर क्या बोला, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी, ठीक है। इन्होंने अपोज किया स्पीयरमैन को। इन्होंने क्या बोला, सिर्फ दो क्यों होती हैं, सिर्फ जनरल और स्पेसिफिक। मैं अपनी थ्योरी लेके आता हूँ, मैं अपनी थ्योरी में बोलता हूँ कि बहुत सारी होती हैं, सिर्फ दो नहीं होती, ठीक है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड। एंड इन्होंने बोला कि यू हैव सेवरल इंडिपेंडेंट मेंटल एबिलिटीज़। आपकी ये मल्टी फैक्टर थ्योरी होती है, क्योंकि इन्होंने बोला ये आपकी ये स्पीयरमैन वाली क्या होती है, आपकी यूनी होती है। स्पीयरमैन वाली और यूनिफैक्ट्री और एल्बर्ट बेनेट की और स्पीयरमैन क्या होती हैं, आपकी यूनी होती है। थर्स्टन आपकी मल्टी है। थर्स्टन क्या है, आपकी मल्टी है, मल्टी फैक्टर है। वेयर स्पीयरमैन एंड एल्बर्ट बेनेट की जो हमने डिस्कस की वो आपकी यूनी फैक्टर मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है, ये आपकी मल्टी फैक्टर है, ठीक है। इसमें आपको उन्होंने बहुत सारी इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ दी। ये इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। क्यों इंडिपेंडेंट नहीं होती? ये इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि दोनों का अलग अलग फंक्शन नहीं होता, ये दोनों साथ काम करती हैं। ये दोनों के अलग अलग फंक्शन नहीं है, ये साथ काम करती हैं। और आपका जो यूनिफैक्ट्री, तो उसमें ये बोला कि इंटेलिजेंस जो होती है वो भी सिंगल होती है, ठीक है, ठीक है। मतलब ये जो है आपका, मतलब सिंगल होती है, यूनी होती है। और इसमें इन्होंने बोला कि दोनों साथ काम करती हैं, तो एक कर रहे हो तो दूसरा भी साथ चल रहा है। बट इन्होंने क्या बोला, थर्स्टन ने क्या बोला, जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं वो मल्टी फैक्टर होती हैं आपके और इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ ईच अदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है ऑफ ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और इन्होंने टोटल कितनी दी, इन्होंने आपको कितनी दी, इन्होंने आपको 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी, ठीक है। कितनी दी थी इन्होंने आपको, 7 दी थी, ठीक है। हम क्विकली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा डिस्कस करने का वी डोंट हैव टाइम एंड वी डोंट नॉट हैव टू। इवन इफ यू समवन न्यू, इवन इफ यू आर समवन न्यू जिसने अभी भी CUET 2026-2027 में स्टार्ट किया है, 2026 से 2027 के बीच में स्टार्ट कर वीडियो देख रहा है, तो आपको इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप और डिटेल में जा सकते हो, बट अगर बोर हो रहे हो, आप सोचो तो पढ़ाई कर लूँ, थोड़ा फोकस कर लो मेरी वीडियो पर, यू रैंडमली स्टम्बल्ड अपॉन, इतना ही वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ही आपको याद रखना। जो भी इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू, यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड द नेम्स एंड द थ्योरी के नेम्स। जिसने दी हैं उसका नाम याद रखना, जो थ्योरीज उनका नाम आपको याद रखना है। अगर आप CUET 2026 और 2027 में दे रहे हो, मतलब आपका एग्जाम 2027 में होगा CUET का, और आप आज इस साल से प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हो, यू हैव क्लिक्ड ऑन द राइट यूट्यूब चैनल एंड यू आर ऑन द राइट यूट्यूब चैनल। बिकॉज ये तो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को समझाना है खुद को, प्लस आई एम अ फेलो साइकोलॉजी स्टूडेंट, और मुझे पता है कि ये सब करने से आई विल गेट अ गुड स्कोर। इफ़ आई गेट अ गुड स्कोर आई विल कीप ऑन मेकिंग दिस वीडियोज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु आर willing to study psychology and who wants to get good marks, the students who want to do good in psychology, एंड वो 2027 मार्च में देंगे CUET, तो उनके लिए ये चैनल परफेक्ट है। बिकॉज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी से और हम बीच में टेस्ट भी देंगे। तो इन शॉर्ट ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड समवन हु इज़ गिविंग CUET इन 2026 मार्च 16 मार्च को, जिसका हो रहा है वो दे रहा है, जिसका 2027 में हो रहा है ये उसके लिए नहीं है, ठीक है। इट्स अ वेरी क्विक वीडियो। इवन तो इफ़ यू वांट टू स्टडी, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ही आएगा आपको। डिटेल में अगर स्टडी करना है तो ये नहीं है। शॉर्ट में भी आपकी सारी डिटेल कवर हो रही है यहाँ पे। शॉर्ट वीडियो है बट आपकी सारी डिटेल्स कवर हो रही हैं इसमें, ठीक है। अब हमने डिस्कस कर ली ये, अब हम इसकी 7 मेंटल एबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। I'm sorry if I talk a lot, but I want to make it interesting. I want to share things with you all. मैं पढ़ाई को बोरिंग नहीं करना चाहती, तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं जब मैं बहुत याद कर रही हूँ, ठीक है। उस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या दी, 7 मेंटल एबिलिटीज़ दी, ठीक है। 7 मेंटल एबिलिटीज़ दी प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी, ठीक है। 7 दी थी। हम 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को पढ़ते हैं। चलो, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अगर आप 2027 में CUET के लिए अपेयर हो रहे हैं, ठीक है, होल्ड ऑन प्लीज़, 2027 में अगर आप CUET के लिए अपेयर हो रहे हैं तो मेरा चैनल में आपको शुरू से सब कुछ मिलेगा, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 13। तो फर्स्ट से 13 चैप्टर तक आराम से वीडियोस बनेंगे। ये तो बहुत ही क्विक रिविजन वीडियो है, तो प्लीज़ मेरे साथ कनेक्टेड है ना। आई वांट टू गेट इनटू गुड कॉलेज एंड एज सून एज गेट इनटू गुड कॉलेज मैं कंसिस्टेंटली न्यू स्टूडेंट्स के लिए
वीडियोज़ बनाऊँगी जिनको नेक्स्ट ईयर CVT देना है. But I love teaching and I think I will be continuing this channel and the videos. ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्बल कॉम्प्रहेंशन की. सबसे पहले उन्होंने दी वर्बल कॉम्प्रहेंशन. क्या दी थी उन्होंने? वर्बल कॉम्प्रहेंशन. वर्बली आप कितना अच्छे हैं, कितनी आपकी कॉम्प्रहेंडिंग पावर है अच्छी है, कॉम्प्रहेंसिंग जो है आपकी अच्छी है, कितना आप चीज़ों को कॉम्प्रहेंड कर पाते हैं. ठीक है, आप वर्बल कॉम्प्रहेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब हम वर्ड्स को कैसे यूज़ कर पाते हैं, वर्ड्स को कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं, लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं. तो इधर हम किस पे फोकस करते हैं? लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग पे, वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग पे. तो उन्होंने बोला वर्बल कॉम्प्रहेंशन. सेकेंड उन्होंने बोला वर्ड फ्लुएंसी. ठीक है, उन्होंने बोला वर्ड फ्लुएंसी कि आपकी जो वर्ड्स है उस पर फ्लुएंसी कितनी है. ठीक है, ये तो ईजी याद रखना, वर्ड फ्लुएंसी तो ईजी याद रखना. ठीक है, इसका मतलब स्पीड इन यूजिंग वर्ड्स, कि आप जब वर्ड्स को यूज़ करते हो, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को या हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करते हो, मोस्टली योर मदर टंग, तो जब आप अपनी मदर टंग को यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसमें कितने फ्लुएंट हो. व्हेन यू यूज़ योर मदर टंग, ठीक है, अपनी मदर टंग को जब आप यूज़ करते हो तो उसमें आप कितने फ्लुएंट, और आपकी स्पीड क्या है वर्ड्स की स्पीड क्या है. तो इधर हम किस पे फोकस करते हैं? स्पीड. ठीक है, इधर हम किस पे फोकस करते हैं? स्पीड पे. द थर्ड इज 7 है तो 7 आपको याद रखनी है. द थर्ड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी. आप नंबर्स के साथ कितने अच्छे हो. ये सारी इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए हम मल्टी बोलते हैं. ठीक है, सारी इंडिपेंडेंट होती है. ठीक है, ओवरलैप नहीं करते हैं. तो इधर आपका क्या है? आप नंबर्स के साथ कितने अच्छे हो, नंबर के साथ आप कितने अच्छे हो. ठीक है, अगर आप नंबर्स के साथ अच्छे नहीं हो तो इट्स ओके, आप और चीज़ों में अच्छे हो सकते हो. बट जिन्होंने थर्ड बोला, थर्ड इंडिपेंडेंट बोली एबिलिटी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, उन्होंने बोला न्यूमेरिकल एबिलिटी. क्या बोला उन्होंने? न्यूमेरिकल एबिलिटी. क्या बोला उन्होंने? न्यूमेरिकल एबिलिटी. न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर्स के साथ आप कितने अच्छे हो. हाउ आर यू विद नंबर्स. फोर्थ उन्होंने बोला स्पेशल एबिलिटी, विजुअलाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ठीक है, ये जो एबिलिटीज़ हैं आर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट. तो अब आपकी है स्पेशल एबिलिटी. आप कैसे ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो. ठीक है, आपकी है स्पेशल एबिलिटी. क्या है आपकी? स्पेशल एबिलिटी. आप कैसे ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो. स्पेशल एबिलिटी में आपका होता है आप कैसे ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो. विजुअलाइजिंग, आपकी विजुअलाइजेशन आपकी कैसी है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होती है मेमोरी. आपकी रिकॉल एंड रिकॉग्निशन कैसा है. आपका मेमोरी है, जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट होती है. ठीक है, ये सारी इंडिपेंडेंट है. तो इसका मतलब आपकी मेमोरी में रिकॉल और रिकॉग्निशन आपका कैसा है. आपका रिकॉल और रिकॉग्निशन कैसा है. रिकॉल एंड रिकॉग्निशन आपका कैसा है. सिक्स्थ. ठीक है, ये आपकी मेमोरी होती है. रिकॉल और रिकॉग्निशन में आपको फ़र्क मैंने बता दिया है. ठीक है, मैं आपको रिकॉल करवाना चाहती हूँ, रिकॉग्नाइज नहीं करवाना चाहती. ठीक है, परस्पेचुअल स्पीड, क्विक एंड एक्यूरेट परसेप्शन आपकी है कि नहीं है. ठीक है, परस्पेचुअल स्पीड मतलब आपकी जो परसेप्शन है वो कैसी है, स्पीड कैसी है उसकी. परस्पेचुअल स्पीड. ठीक है, और परसेप्चुअल स्पीड समझ आ गया. और सेवन्थ रीजनिंग. सेवन्थ आपकी जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीजनिंग की लीस्ट नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आ सकता है कि आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है या आपको इसमें से बताने कौन सी है और कौन सी नहीं है. एनटीए को ऐसे क्वेश्चंस देने में बहुत ही मज़ा आता है. ठीक है, रीजनिंग क्या होती है? लॉजिकल थिंकिंग. मैंने ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी देखे हैं. लास्ट 3 क्वेश्चन पेपर्स में मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखे हैं. इससे रिलेटेड नहीं, बट मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखे हैं जिसमें एनटीए पूछता है कि इसमें से कौन से नहीं है और आप उनको पढ़ते हो जो कौन से हम नॉट नहीं पढ़ते. नॉट मतलब इनमें से कौन से नहीं है. तो आपको ऐसे दिया गया होगा, आपको ऑप्शन ए वर्बल, ऑप्शन बी न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऑप्शन सी मेमोरी रिकॉग्निशन, और आपको ऑप्शन डी में कुछ ऐसा दिया होगा जो परफॉर्मेंस दिया होगा. ठीक है, कुछ भी ऐसा दिया होगा, म्यूजिकल एबिलिटीज़ कुछ भी दिया होगा. आपको बोला जाएगा कि इसमें से कौन सी आपकी नहीं है. थर्स्टॉन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ में से इन सब में से कौन सी नहीं है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिकॉज उन्होंने रिकॉग्नाइज करना उनको आया होता है, उनको रिकॉल करना नहीं आया होता, तो वो क्या करते हैं, वो उन्हीं को पढ़ते हैं जो होती हैं, फिर आंसर मार्क कर देते हैं जो उनको लगता है सही है. बट दे डू नॉट रीड नॉट. इफ़ यू डू नॉट रीड नॉट यू विल गेट -1.
ठीक है, आपको -1 मिलेगा, इसलिए नॉट पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। सो आई एम टेलिंग यू टू रीड नॉट, प्लीज क्वेश्चंस में नॉट पढ़ना, you should learn, you should practice questions when not is given to you, because sometimes you do not focus on not, वो कभी कैपिटलाइज भी कर देते तब भी you cannot read not, because ये आपकी खुद की प्रॉब्लम, वो कैपिटलाइज करके लिखते हैं विच इज़ नॉट, ठीक है, वो कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। अब आती है ऑर्थर जेन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, आर्थर जेनसन, आर्थर जेनसन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। आपकी आती है आर्थर जेनसन, ARTHUR, आर्थर जेनसन। इनकी थ्योरी जो है इतनी पॉपुलर नहीं है लाइक अदर थ्योरीज, बट इनकी भी थ्योरी है वो इम्पॉर्टेंट है। आर्थर जेनसन की थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है बट इतनी पॉपुलर नहीं है। तो इन्होंने 1969 में ये थ्योरी दी थी। कब दी थी इन्होंने? 1969 में ये थ्योरी दी थी, ठीक है। इनका पूरा नाम आर्थर रॉबर्ट जेनसन है, ठीक है, आर्थर रॉबर्ट जेनसन है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इंटेलिजेंस पे काम किया, IQ पे काम किया, ठीक है। The G factor, heritability of intelligence and reaction time. His views were influential and highly controversial. He argued that intelligence tests largely measure G. G predicts academic achievement, job performance, and learning ability. I do not want to make you confused. Just give me a minute, I'll figure it out. इन्होंने फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया था, ठीक है। इन्होंने आपका किसका यूज़ किया था? फैक्टर एनालिसिस का। और स्पेयरमैन ने भी फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया था। वो आई डिस्कस इट लेटर। इन्होंने क्या बोला? बेसिकली इन्हें बोला कि रिएक्शन टाइम जो होता है हमारा, हम किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी इंसिडेंट होता है, हमारा रिएक्शन टाइम होता है उस पर, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हम रिएक्ट ही नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जिन पे हम रिएक्ट करते हैं। तो आपके आर्थर जेनसन सर ने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला कि अगर आपका फास्टर रिएक्शन टाइम होता है, ठीक है, तो आपकी हायर इंटेलिजेंस होती है। बेसिकली उन्होंने रिएक्शन टाइम को क्या बोला? इन्होंने रिएक्शन टाइम को बोला आपकी मेंटल स्पीड। तो उन्होंने बोला आपकी जितनी ज़्यादा मेंटल स्पीड है, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम पे रिएक्ट करते हैं, जितना फास्टर आप रिएक्ट करते हैं, जितना फास्टर आप रिएक्ट करते हैं, उतनी ही आपकी हाई होती है इंटेलिजेंस, उतनी ही आपकी हाई होती है इंटेलिजेंस। तो इन्होंने क्या बोला? आपका रिएक्शन टाइम आपके इंटेलिजेंस से एसोसिएटेड होता है। हाई रिएक्शन टाइम, फास्टर रिएक्शन टाइम, हायर इंटेलिजेंस। उन्होंने रिएक्शन टाइम को मेंटल स्पीड बोला था, ठीक है। इंडिविजुअल्स with higher IQ process information more quickly and accurately। तो इन्होंने ये भी बोला, इनका ये भी कहना था कि जिन स्टूडेंट्स का, जिन इंडिविजुअल्स का IQ ज़्यादा होता है, वो क्या करते हैं? वो इन्फॉर्मेशन को जल्दी प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अगर किसी का IQ 60 है और अगर किसी का IQ 1110 है, ठीक है, 1120 है, ठीक है, तो ये जो इंसान है इसकी स्पीड जो होगी प्रोसेस करने की चीज़ों को कम होगी और इस इंसान की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका IQ ज़्यादा है। तो उन्होंने एम्फसाइज़ किया IQ जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी स्पीड भी ज़्यादा होगी चीज़ों को प्रोसेस करने की, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। ये जो थ्योरी आपकी जो इंटेलिजेंस है, ये बोलती है आपकी इस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आपकी ये दिखाती है कि जो भी आपकी इंटेलिजेंस है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो हमारा जी है, जी क्या होता है हमारा? इन्होंने जी भी बोला था, जी हमारा होता है एकेडमिक अचीवमेंट, जॉब परफॉर्मेंस एंड लर्निंग एबिलिटीज़। इन्होंने बोला जो हमारा जी है, हमारा जो जी है वो हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, ठीक है, हमारी अचीवमेंट है। और एक और चीज़ अगर मैं नोट डाउन करूँ तो इन्होंने ये भी बोला कि जी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल है, मेजरेबल कॉम्पोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है। इन्होंने फिर आपका बोला कि हमारे 2 लेवल्स होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया आगे थ्योरी की इंटेलिजेंस में? अभी इन्होंने रिएक्शन टाइम की तो बात की, इन्होंने 2 लेवल्स की भी बात की, जेनेटिक इन्फ्लुएंस और इंटेलिजेंस, वो जेनेटिक एनवायरनमेंट। इन्होंने ये भी बोला कि जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत एनवायरनमेंट से होता है, इंटेलिजेंस का इन्फ्लुएंस बहुत एनवायरनमेंट से होता है, प्लस जीन से होता है। तो इंटेलिजेंस सिर्फ जीन से नहीं आती, इन्वायरमेंट से भी आता है। अब जो इन्वायरमेंट में करते हो उससे भी आपकी इंटेलिजेंस इंक्रीज़ होती है, उससे भी आपकी इंटेलिजेंस दिखाती है, और जीन्स भी। तो इन्होंने क्या बोला? बोथ इन्वायरमेंट एंड जीन्स, हेरिडिटी एंड जीन्स एंड इन्वायरमेंट, ये तीनों साथ काम करते हैं, ठीक है। तो E+D क्या है? इन्वायरमेंट प्लस जेनेटिक्स,
दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ जेनेटिक्स हो, ये नहीं कि सिर्फ इन्वायरमेंट हो, दोनों ही उतने ही इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने बात की लेवल 1 और लेवल 2 थ्योरी। इन्होंने बोला कि लेवल 1 जो होता है, और ये लेवल 1 लेवल 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है। तो उन्होंने क्या बोला, हमारे लेवल 1 होता है और लेवल 2 होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। अभी इन्होंने बात की कि हमारे 2 लेवल्स होते हैं ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, हमारे 2 लेवल्स होते हैं इंटेलिजेंस के। तो उन्होंने इसकी बात की, और ये हम साइड लाइन नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा लेवल 1 था, लेवल 1 एसोसिएटिव लर्निंग, ठीक है। इन्होंने बोला लेवल 1 जो है हमारा एसोसिएटिव लर्निंग है और लेवल 2 कंसेप्चुअल लर्निंग है, ठीक है। मतलब आप लेवल 1 की अगर बात करो तो आपका क्या है, एसोसिएटिव लर्निंग, और आपका लेवल 2 कंसेप्चुअल लर्निंग, ठीक है। आपके 2 लेवल्स होते हैं इंटेलिजेंस के, तो 2 लेवल्स की उन्होंने बात की, पहला एसोसिएटिव एंड द लेवल 2 इज कंसेप्चुअल, ठीक है। अब एसोसिएटिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो रोट लर्निंग, मेमोरी कंडीशनिंग, इससे आप चीज़ों को एसोसिएट करते हो। कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग में एसोसिएशन होती है, तो इसमें भी एसोसिएशन होती है, ठीक है। चेक द स्पेलिंग्स, रोट लर्निंग, ठीक है, रोट लर्निंग भी इसी में इंक्लूड होती है क्योंकि ये एसोसिएटिव होते हैं। इधर यू डू नॉट थिंक लॉजिकली, बेसिकली एसोसिएट करते हो आप। मेमोरी, सिंपल एसोसिएशंस, इधर आपकी मेमोरी भी इन्वॉल्व होती है, मेमोरी से भी आप एसोसिएट करते हो चीज़ों को, और सिंपल एसोसिएशंस, इधर आपकी सिंपल एसोसिएशंस भी इन्वॉल्व होती है, इधर आपकी सिंपल एसोसिएशंस भी इन्वॉल्व होती है। और जी क्या था हमारा, जी इसी का जो जी है आपको दोबारा याद रखना है, इसी का जो जी है वो वाला जर्नल फैक्टर नहीं है जो स्पीयरमैन ने दिया था। इसका जो जी है वो क्या बताता है, क्या प्रिडिक्ट करता है, एकेडमिक अचीवमेंट, जॉब परफॉर्मेंस एंड लर्निंग एबिलिटी। तो उन्होंने क्या बोला, जो लर्निंग एबिलिटी, जो जॉब परफॉर्मेंस है वो लेवल 1 पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये जो है, ये जी जो है, इधर का जो जी है ये लेस डिपेंडेंट होती है ऑन जी। जी क्या था, हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस, जॉब परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, तो ये है, ये आपको अचीवमेंट नहीं दिखाती है, ये सब आपको सिर्फ एसोसिएशन दिखाती है। तो ये लेवल 1 है। लेवल 2 में आपका क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, एसोसिएशन नहीं होती। लेवल 2 में इन्होंने क्या बोला, कंसेप्चुअल लर्निंग बोले कि कॉन्सेप्ट से आप चीज़ों को लर्न करते हो, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिम्बॉलिक थिंकिंग, तो इसमें आपकी इंक्लूड होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिम्बॉलिक थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट आपको आइडियाज़ आते हैं इसमें, और ये आपकी जी पे डिपेंड करती है। मतलब जी क्या है, आपकी लाइफ में हम कितना अचीव कर पा रहे हो, ठीक है। इन्होंने आपको जी इस रीज़न से दिया क्योंकि इनको बताना था कि कितनी आपकी लाइफ में परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, कितनी चीज़ें आप अचीव कर पा रहे हो। तो ये जो एसोसिएटिव लर्निंग है ये जी पे डिपेंड नहीं करती, वेयर एज कंसेप्चुअल लर्निंग जो है वो जी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि नाम से आपको पता लग रहा होगा कॉन्सेप्ट, नाम से आपको पता लग रहा होगा कंसेप्चुअल लर्निंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपकी होती है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रांगली रिलेटेड टू जी फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ये जो है एसोसिएटिव लर्निंग, ये जी फैक्टर मतलब ओवरऑल लाइफ में जितनी चीज़ आप अचीव कर पा रहे हो उस पर एसोसिएटिव लर्निंग डिपेंड नहीं करती, वेयर एज कंसेप्चुअल लर्निंग कॉन्सेप्ट आपके जी फैक्टर पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। मतलब अगर आप किसी को, आपको कोई जॉब मिल रही है, ठीक है, आपकी लाइफ में आप स्टडी कर रहे हो, तो आपकी बेसिकली एकेडमिक अचीवमेंट, जॉब परफॉर्मेंस, ओवरऑल लाइफ की जो भी अचीवमेंट्स हैं वो आपकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे, इस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में डिपेंड करती है। कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपकी कैसे सिम्बॉलिक थिंकिंग है, कितना आपके एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, और कितने आप लॉजिकल हो, ठीक है। IQ टेस्ट मेनली मेजर्स लेवल 2 इंटेलिजेंस, और उन्होंने क्या बोला, हमारे अर्थर ने बोला कि हमारी जो भी आपकी होती है IQ टेस्ट जो होते हैं वो इस चीज़ को मेजर करते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को मेजर करते हैं। IQ टेस्ट इसको मेजर करते हैं, इसको मेजर नहीं करते, ओके। अब आते हैं गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, गिलफोर्ड जो थे हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इन्होंने भी फैक्टर एनालिसिस पे फोकस किया है। फैक्टर एनालिसिस पे किन किन ने फोकस किया है, अगर मैं बोल रही हूँ तो नोट इट डाउन बिकॉज इट कैन कम टू योर एग्जाम एंड देन यू विल गेट कन्फ्यूज। जो हमारे गिलफोर्ड थे, JP गिलफोर्ड, उन्होंने भी फैक्टर एनालिसिस पे फोकस किया है, ठीक है। लेट्स लुक एट JP गिलफोर्ड, लेट्स लुक एट JP गिलफोर्ड, ठीक है। JP गिलफोर्ड, अभी हम 5th थ्योरी पे आ भी गए 40 मिनट्स में, तो हम क्विकली जा रहे हैं ना। आई होप जब मैं क्विक हूँ तो आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही हैं, ठीक है।
ओके, लेट्स टॉक अबाउट जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, इनको पूरा नाम क्या था, जेपी गिलफोर्ड इनको बोलते हैं। और इन्होंने क्या बोला, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट दिया, एसओआई मॉडल दिया। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड ने आपका एसओआई मॉडल दिया। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड के स्पेलिंग यहाँ मैं भूल जाती हूँ। गिलफोर्ड ने आपके एसओआई मॉडल दिया। ठीक है, इन्होंने क्या, कौन सा मॉडल दिया आपको, एसओआई मॉडल दिया। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड ने आपको एसआई मॉडल दिया। और एसओआई मॉडल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। इन्होंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट का मॉडल दिया था। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट का इन्होंने आपको मॉडल दिया था। ठीक है, एंड दिस इज हाउ ही यूज्ड टू लुक। if you are curious, this is how I think he used to look. This is how he used to look. This is how he used to look. Okay, he used to look like this. ये भी आपकी क्या बोलती है कि इंटेलिजेंस जो है वो सिंगल एबिलिटी नहीं है। इन्होंने क्या बोला, इंटेलिजेंस जो है वो एक सिंगल एबिलिटी नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट मेंटल एबिलिटीज फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ 3 डायमेंशंस। इन्होंने बोला कि जो इंटेलिजेंस है वो इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, ऑन ये 3 डायमेंशन जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन पे डिपेंडेंट है। इन्होंने बोला इंटेलिजेंस सिंगल क्या नहीं है, इन्होंने क्या बोला, इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, सिंगल एबिलिटी नहीं है, एक एबिलिटी नहीं है। 1961 में इनको थ्योरी दी गई थी। ये थ्योरी इन्होंने कब दी थी, 1961 में दी थी। और 1967 में एक्सपैंड हुई थी, और ज़्यादा एक्सपैंड हुई थी। पर दी कब थी ये आपको दी थी 1961 में एक्सपैंड हुई थी, एक्सपैंडेड इन 1967। 1967 में ये क्या हुई थी, एक्सपैंड हुई थी। ठीक है, एक मिनट मुझे अच्छे से लिखने दो। 1961 में ये फर्स्ट गिलफोर्ड अंकल ने दी थी। फिर गिलफोर्ड अंकल की जो थ्योरी थी एक्सपैंड हो गई थी 1967 में। इन्होंने बात की ऑपरेशंस की। सबसे पहले उन्होंने 3 एबिलिटीज़ में ऑपरेशन की बात की, प्रोडक्ट्स की बात की, कॉन्टेंट्स की बात की। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, हाउ वी थिंक। ठीक है, हाउ वी थिंक, हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो किस वेज में होते हैं। ठीक है, और ये तीनों जो है वो ओवरलैप करती है, 3 डायमेंशंस जो है। क्योंकि इन्होंने बोला इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है, वो एक सिंगल एबिलिटी नहीं है। इसलिए जो 3 डायमेंशंस है ये तीनों आपके सीक्वेंस में आएंगी। तो सीक्वेंस आपको अगर एक क्वेश्चन में आ गया तो +4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें ऑपरेशंस की, तो ऑपरेशंस आपके मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, हाउ वी थिंक। एक तो मैं ना ये सब कुछ ना इरेज कर रही हूँ, फिर मैं दोबारा से आपको समझाऊंगी। मतलब मैं दोबारा फिर ये आपके 3 डायमेंशंस को स्टार्ट करूँगी। आज बहुत कुछ डिस्कस कर लेंगे हम, तो प्लीज़ हैव पेशेंस। चलो, हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं, कॉग्निटिव, इन चीज़ों में हमारा पहले तो ए है। ठीक है, ABC होता है। ठीक है, सीक्वेंस में याद रखना है, पहले आपका ए आता है। ठीक है, ऑपरेशंस, इसका मतलब हम कैसे सोचते हैं। हम पहले कॉग्निशन यूज़ करते हैं सोचने में, हमारे मेंटल प्रोसेस में कॉग्निशन आता है, मेमोरी आता है। ठीक है, हमारे मेंटल प्रोसेसेस में कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग आता है और मेमोरी रिटेंशन आता है। ठीक है, मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड मेमोरी रिटेंशन। ठीक है, मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड मेमोरी रिटेंशन। फिर थर्ड जो होता है हमारा क्या होता है, 2 तरीके की प्रोडक्शन दी, कन्वर्जन प्रोडक्शन एंड डाइवर्जन प्रोडक्शन। मतलब आप चीज़ें कैसे प्रोड्यूस करते हो, कैसे सोचते हो, इन 2
तरीक़ों से आप चीज़ों को प्रोड्यूस करते हो, अपने माइंड में थॉट्स को प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। ये आपके दो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, क्या होते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले आप ये सोच लो कि कन्वर्जेंट का मतलब होता है मल्टीपल प्रॉब्लम्स है एक सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है एक सॉल्यूशन। डाइवर्जेंट का मतलब एक प्रॉब्लम मल्टीपल सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन। कन्वर्जेंट मल्टीपल प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन। क्रिएटिव लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करते हैं। एक प्रॉब्लम होती है, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस उनके पास होते हैं, तो वो डाइवर्जेंट होते हैं, ठीक है। और ये दो प्रोडक्शंस ने बात की आपके हाउ वी थिंक, ऑपरेशंस। लास्ट में हमारा हो जाता है इवैल्यूएशन, ठीक है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशंस नाउ हमारे पास आता है बी हमारा होता है कंटेंट। कंटेंट बी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ए इंपॉर्टेंट है। इधर हमने बात की कंटेंट्स की, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द स्टफ ऑफ थिंकिंग। अभी आपने सोच लिया पहला सीक्वेंस कैसे हम सोचते हैं, इन चीज़ों से हम सोचते हैं, कॉग्निशन, मेमोरी, रिकॉर्डिंग, रिटेंशन, कन्वर्जन, डाइवर्जन, कन्वर्जन, मल्टीपल प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन, डाइवर्जन, वन प्रॉब्लम, मल्टीपल सॉल्यूशन, ये आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। इवैल्यूएशन फिर आपका हो जाता है, फिर आपका होता है टाइप्स ऑफ स्टफ। जो आप स्टफ बोलते हो ना, हम चीज़ें सोचते हैं, आई एम थिंकिंग सम स्टफ, हम बोलते हैं ना बहुत जेंजी लैंग्वेज में, थिंकिंग सम स्टफ, कुछ स्टफ हम सोच रहे हैं। तो वो स्टफ के जो टाइप्स हैं, गिलफोर्ड ने बोला, टाइप्स उन्होंने बताया, ठीक है। टाइप्स क्या बताया उन्होंने बताया विजुअल, ऑडिटरी, ठीक है, विजुअल मतलब शेप्स, कलर, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, शेप्स, कलर। विजुअल में जो भी आप विजुअल चीज़ें सोचते हो, आप जैसे कोई चीज़ को देखते हो, शेप, कलर, इमेजेस, पिक्चर्स। ऑडिटरी में क्या होता है, साउंड्स, म्यूज़िक, साउंड्स, म्यूज़िक। तो इधर आपका क्या है, शेप्स, इमेजेस, इमेजेस, शेप्स। इधर आपका क्या है, इधर आपका है, इधर आपका है म्यूज़िक, म्यूज़िक। ऑडिटरी में जो भी चीज़ें ऑडिशन से रिलेटेड होती हैं, म्यूज़िक, साउंड्स, यू हेयर अ पॉडकास्ट, यू वॉच समथिंग। तो वॉच में आपका क्या होगा, आप देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो। कोई पॉडकास्ट करके बाद आप देखते भी हो, और पॉडकास्ट को आप सुनते भी हो, तो विजुअल भी हो रहा है, आपको वीडियो भी दिख रही है, आपको ऑडिटरी, आपके माइंड में वो पॉडकास्ट की इन्फॉर्मेशन भी जा रही है। म्यूज़िक होता है आपकी कोई भी साउंड होती है, ठीक है, कोई भी साउंड। अभी भी मेरे पास डॉग्स बार्किंग के पीछे से बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही है, आई एम वेयरिंग अ माइक, तो इसलिए आपको नहीं आ रही, बट मुझे पता है कि डॉग मेरे बैकग्राउंड में बार्क कर रहे हैं, तो मुझे बहुत सारी साउंड्स आती है। तो हम टाइप्स ऑफ स्टफ भी सोचते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, उसके बाद हम क्या सोचते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो हम किस वे में सोचते हैं, ठीक है, हाउ, ठीक है। हम विजुअल वे में सोचते हैं, ऑडिटरी वे में सोचते हैं, सिंबॉलिक, लेटर्स, नंबर्स, कोड, ठीक है। आपका होता है सिंबॉलिक, लेटर्स, नंबर्स, कोड्स, ठीक है। कोड्स भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं। अभी आप मेरी स्क्रीन पे मैं जो भी लिख रही हूँ वो लेटर्स ही तो है, वो अल्फ़ाबेट्स ही तो हैं जो आप रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो, ठीक है। सिमेंटिक, फिर आप क्या करते हो, अपने जो भी चीज़ें उसके साथ आप एक वर्ड जोड़ते हो। सिमेंटिक का मतलब क्या है, जो भी आप चीज़ें सोचते हो उनके साथ आप क्या जोड़ते हो, एक मीनिंग जोड़ते हो। सिमेंटिक, मीनिंग, वर्ड्स, आइडियाज़, ठीक है। तो सिमेंटिक में कोई भी आप वर्ड्स को जोड़ते हो, मीनिंग्स को ऐड करते हो, तो सिमेंटिक मतलब समझ के होगे। सिमेंटिक का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ का मीनिंग हो, ठीक है। सिमेंटिक लर्निंग भी होती है, मेमोरी भी होती है सिमेंटिक, ठीक है। सिमेंटिक मेमोरी होती है, क्या होती है लेट मी नो, मेमोरी को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिमेंटिक में आपका मीनिंग और वर्ड्स आते हैं, ठीक है। वर्ड्स जोड़ते हो, मीनिंग जोड़ते हो, सिंबॉलिक के बाद सिमेंटिक। सिमेंटिक जो होता है आपका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही तो पॉइंट क्या है, ठीक है, सिमेंटिक। उसके बाद आपका बिहेवियरल, बिहेवियर मतलब आप कैसे एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं आपके, और आपका बिहेवियर कैसा है, तो दैट इज़ अ बिहेवियरल। बिहेवियरल, इमोशंस भी इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। आई होप यू कैन सी द ग्रीन कलर, आई विल नॉट यूज़ इट, इतना अच्छा कलर है नहीं, विल नॉट यूज़ दिस कलर अगैन। एनीवेज, तो इधर आपके हो गए ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। हमने प्रोडक्ट्स को डिस्कस नहीं किया, प्रोडक्ट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारे ए भी हो गया, हम सी प्रोडक्ट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सी जो आपका क्या है, प्रोडक्ट्स।
प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं आपके? व्हाट आर प्रोडक्ट्स? फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आपने क्या किया, आपने इंफॉर्मेशन को सोच लिया। कैसे सोचा आपने? कॉग्निशन, मेमोरी, जिससे भी सोचा। फिर आपने किस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को सोचा? विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल। इसमें से कोई भी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो हो सकती है आप उसको लेके आए। कंटेंट हो गया आपका। कंटेंट का मतलब तो यू नो। प्रोडक्ट्स मतलब क्या होता है? लास्ट में हमने क्या किया? फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की फॉर्म क्या थी, ठीक है, हम उसमें क्या पढ़ते हैं? फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कंटेंट पता लग गया तो फॉर्म्स भी तो पता होनी चाहिए। फॉर्म्स, ठीक है। तो हियर वी विल डिस्कस सी फॉर्म्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। तो हम इनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स, ठीक है। डॉग्स आर बार्किंग अ लॉट इन माय बैकग्राउंड, इफ यू कैन हियर इट आई एम रियली सॉरी, बट आई होप आई एम ऑडिबल, ठीक है। प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं आपके? फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द आउटकम्स। इसको अगर आपको समझना है तो आप आउटकम्स माइंड में याद रख सकते हो। आउटकम्स, ठीक है। आई होप ये वाला आपने नोट डाउन कर लिया, बट आई विल नॉट इरेज इट, डोंट वरी। यूनिट्स, यूनिट्स की तरह आप क्या करते हो? फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी यूनिट की तरह होती है, ठीक है। फॉर्म होता है यूनिट्स। यूनिट्स मतलब सिंगल आइटम्स। क्लासेस में करते हो यूनिट्स, सिंगल आइटम के थ्रू आप कर सकते हो। क्लासेस बना के आप फॉर्म ऑफ आपकी क्या होती है? फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्लासेस मतलब ग्रुप्स विद कॉमन फीचर्स। जैसे आप क्लासेस बना लेते हो ना जिनकी कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है। जैसे ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स के कॉमन फीचर्स हैं। ईयर्स हैं, 4 लेग्स पे वो वॉक करते हैं। सारी कैट्स को आप याद कर सकते हो। कोई भी चीज़ जिसके सेम फीचर्स हैं तो आप क्लासेस बना लेते हो, ठीक है। सेम फीचर्स, ठीक है, उनको आप क्या कर लेते हो? ग्रुप कर लेते हो, ग्रुप कर लेते हो, ठीक है। आपको यूनिट का फॉर्म हो गया, क्लासेस का फॉर्म हो गया। आप क्या करते हो? कनेक्शंस बनाते हो। तो फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन में जो थर्ड है वो क्या है? रिलेशंस, ठीक है। रिलेशंस, सॉरी, रिलेशंस में कनेक्शंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। आप कॉन्सेप्ट्स, और दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच में जब आप रिलेशन बना लेते हो तो आपको याद रहती हैं चीज़ें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? रिलेशन में क्या होता है? कॉन्सेप्ट्स के बीच में एक रिलेशनशिप बना लेते हो, एक लिंक बना लेते हो, ठीक है। रिलेशंस हो गया आपके, ठीक है। सिस्टम्स, आप ऑर्गेनाइज करते हो चीज़ों को स्ट्रक्चर में, तो वो क्या होता है? सिस्टम्स, ठीक है। सिस्टम्स हो गए आपके। फिफ्थ है ट्रांसफॉर्मेशंस। आप कैसे चेंज, अगर कोई आपको चीज़ लग रही है वो गलत है तो आप उसमें ऑल्टरेशंस लेके आते हो, उस चीज़ों को ऑल्टर करते हो, चेंज करते हो। तो आपका क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन। चेंजेस और ऑल्टरेशंस, आप कैसे चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हो, इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, ठीक है। चेंजेस हो गए, अब इसको ऑल्टर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हो गई हमारी लास्ट, आई थिंक ये लास्ट है इसकी प्रोडक्ट की, इम्प्लीकेशंस, ठीक है। फिर लास्ट में आपकी इम्प्लीकेशन आती है प्रेडिक्शंस और इंटरफेरेंसेस। क्या प्रेडिक्शंस और क्या इंटरफेरेंसेस है? इम्प्लीकेशन आपको अगर पता हो तो मतलब कंक्लूजन, बेसिकली क्या उसका इम्प्लीकेशन है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड एंड आई होप you understood it. I hope you understood it. We discussed products, we discussed फर्स्ट ऑपरेशन सीक्वेंस में, फिर कंटेंट्स, फिर हम प्रोडक्ट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारा प्रोडक्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्यूबिकल मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो क्यूबिकल मॉडल के नाम से कभी कभी इट कैन कम, ठीक है। SOI भी आपको याद रखना है। SOI क्या था? मैंने इनिशियली आपको शुरू में मेंशन किया था व्हेन आई वाज टीचिंग यू दिस, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि टोटल ऑपरेशन आपके 6 होते हैं। आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है। तो टोटल आपके जो ऑपरेशंस हैं, जो आपके ऑपरेशंस हैं वो आपके होते हैं 5 होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। आपके टोटल ऑपरेशंस जो होते हैं वो आपके होते हैं 6, कंटेंट्स आपके 5, प्रोडक्ट्स आपके 6, ठीक है। ऑपरेशंस 6, ऑपरेशंस आपके 6 होते हैं। मल्टीप्लाई करोगे कंटेंट्स आपके 5 होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई प्रोडक्ट्स आपके कितने होते हैं? वो भी आपके 6 होते हैं। ऑपरेशंस 6, कंटेंट्स 6, प्रोडक्ट्स कंटेंट्स आपके कितने होते हैं? 5 होते हैं। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं आपके? प्रोडक्ट्स कितने होते हैं आपके? 6। तो
आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है। और आपके टोटल कितनी होती है, 180 एबिलिटीज़ आपको गिलफोर्ड ने दी थी, ठीक है। मल्टीप्लाई ऐसे इसको रखेंगे और ऐसे इसका बनाएंगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो आपके क्या होते हैं, ऑपरेशन 6 होते हैं, आपके कॉन्टेंट्स 5 होते हैं, प्रोडक्ट 6 होते हैं, ठीक है। 6 × 5 × 6 180 क्या होते हैं आपके टोटल एबिलिटीज़ होती हैं, सेपरेट एबिलिटीज़। इनिशियली हमने क्या पढ़ा था कि जो तीनों डायमेंशंस है, ये 3 डायमेंशंस कौन सी होती हैं हमारी, होती हैं 3 डायमेंशंस आपकी ऑपरेशंस, कंटेंट्स, ठीक है, और प्रोडक्ट्स। हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी बहुत ही डिटेल में, इसके तीनों के एस्पेक्ट भी पढ़े, अंदर जो ये वाले पॉइंट्स थे वो भी पढ़े। तो आपकी 180 एबिलिटीज़ होती हैं। तो हमने पढ़ा कि जो 3 डायमेंशंस हैं, क्या 3 डायमेंशंस हैं, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये 3 जो डायमेंशंस हैं, ये तीनों ओवरलैप करते हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। बट ये जो 180 एबिलिटीज़ है, ये सेपरेट एबिलिटीज़ होती है। जो डायमेंशंस हैं, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये जो है ये सेपरेट नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट नहीं होती। बट जो एबिलिटीज़ हैं, जो हम मल्टीप्लाई करके आई 656 को, वो आपकी सेपरेट होती हैं। आपके डायमेंशन सेपरेट नहीं होते, आपके डायमेंशन इंडिपेंडेंट नहीं होते। डोंट गेट कन्फ्यूज। नाउ वी हैव रेमंड कटेल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। इन्होंने बात की 2 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस की, फैक्टर एनालिसिस। रेमंड कटेल, मोस्टली रेमंड कटेल का ही माइंड में आता है अगर हम फैक्टर एनालिसिस के बारे में सोचते हैं, तो इन्होंने भी फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया था, ठीक है। रेमंड कटेल जो थे, इन्होंने हमारी इंपॉर्टेंट बात की थी 2 इंटेलिजेंस की। ठीक है। इन्होंने फैक्टर एनालिसिस का भी यूज़ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न थ्योरिस्ट थे दैट रिफाइंड एंड एक्सटेंडेड स्पीयरमैन के जी फैक्टर कॉन्सेप्ट को। इन्होंने जी फैक्टर कॉन्सेप्ट के साथ अग्री नहीं किया, बट इनडायरेक्टली कॉपी कर लिया। उन्होंने बोला स्पीयरमैन जो थे, उन्होंने क्या फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया था कि नहीं, यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू बिकॉज आई हैव मूव्ड on from that topic. We discussed that topic. Now you will tell me whether स्पीयरमैन ने फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया था कि नहीं किया था। आप मुझे बताओगे, ठीक है। You will tell me if स्पीयरमैन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैक्ट एनालिसिस और नॉट। मैंने आपको बता दिया कौन था कौन नहीं था। तो क्या स्पीयरमैन थे, यू टेल मी। और अगर आप वापस जाके देखोगे तो विल बी वेरी सैड, आपको ऑनेस्ट रहना नहीं आता तो इट्स ओके, बट प्लीज़ आपको याद रखना है कि स्पीयरमैन ने किया था फैक्ट एनालिसिस का यूज़, आपको याद रखना है। स्पीयरमैन वॉज देयर हु डिड फैक्ट एनालिसिस। रेमंड कटेल का ज़्यादा नाम आता है, बट आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आप वीडियो में नहीं जा पाओगे ना, आपको तो फिर गलत हो जाएगा, -1 हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, ओके। तो आपको याद रखना है। नाउ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, एक लंबा सेशन तो हो ही रहा है, तो ब्रेक भी ले ही लेते हैं 2 मिनट्स का, एंड देन वी विल कम बैक टू रेमंड कटेल। अच्छा, ब्रेक मिल गया, अब नहीं मिलेगा क्योंकि अब हम फिर डायरेक्टली रेमंड कटेल पे आते हैं। तो रेमंड कटेल ने जी फैक्टर से इंस्पायर होकर आपको 2 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस दी। इन्होंने आपको क्या दी, जी से ही इंस्पायर होकर इन्होंने आपको 2 दी। इन्होंने आपको दी फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है। इन्होंने आपको फ्लूइड दी। फ्लूइड को जीएफ बोलते हैं, याद रखना आपको आ सकता है। फ्लूइड को जीएफ बोलते हैं, गर्लफ्रेंड, और ऐसे आप याद रखोगे तो आपको ईजी रहेगा। और क्रिस्टलाइज को क्या बोलते हैं हम, जीसी। तो ये आपकी जीएफ हो जाती है और आपकी जीसी हो जाती है, ठीक है। जीसी ग्रुप चार्ट, जीएफ गर्लफ्रेंड। That's how you remember it, and that's how it is fun. Now let's talk about fluid intelligence. Now fluid intelligence is your ability to reason, think logically and solve novel problems without relying on prior knowledge. आप लॉजिकली सोचते हो फ्लूइड इंटेलिजेंस में, आप लॉजिकली सोचते हो, ठीक है। आप इसमें प्रायर नॉलेज का यूज़ नहीं करते, इसमें आप प्रायर नॉलेज का
ठीक है, यूज़ नहीं करते। तो इधर आप लॉजिकली सोचते हो प्लस नॉट यूजिंग प्रायर नॉलेज। अब इसमें प्रायर नॉलेज का यूज़ नहीं करते हो, नॉवल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हो। ठीक है, आप नॉवली भी सोचते हो, आप लॉजिकली भी सोचते हो, आप इसमें इधर आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस में आप क्या करते हो, प्रायर नॉलेज का पार्ट नहीं देते हो, प्रायर नॉलेज पे रिलाई नहीं करते हो। ठीक है, सॉल्व नॉवल प्रॉब्लम्स, रीज़न होती है आपकी, थिंकिंग लॉजिकली भी होती है आपकी, बट आपकी नॉवल प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ठीक है, आप इसमें क्या करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो। इधर आप क्या करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो। आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में जितनी भी लॉजिकल, सॉरी, आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस में, जीएफ में, गर्लफ्रेंड में जितनी भी आपकी लॉजिकल चीज़ें आती हैं वो आपकी आती है फ्लूइड इंटेलिजेंस पे, प्रायर नॉलेज नहीं होती। मतलब जो भी आप करते हो स्क्रैच से स्टार्ट करते हो, बिगिनिंग से स्टार्ट करते हो। आपकी द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ भी होती हैं। In fluid intelligence, you have problem solving abilities also, logical reasoning also, independent of education and culture. आपका इसमें ना education involve होता है ना culture involve होता है, pattern recognition भी इसी का ही part होता है। ठीक है, pattern को कोई recognize करते हो, पुरानी patterns को सोच के नहीं करते, आप उसको novel तरीके से, new तरीके से start करते हो। ठीक है, तो मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके फ्लूइड इंटेलिजेंस में होती है। जो चीज़ें आप लॉजिकली करते हो, ठीक है, वो आपकी किस पे होती है, फ्लूइड इंटेलिजेंस में होती हैं। अच्छा, एग्जाम्पल, कोई एक न्यू मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई एक न्यू मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, एग्जाम्पल यही है, ब्लू कलर से एग्जाम्पल लिखा है मैंने। ठीक है, तो आप क्या करते हो, कोई भी आपको नई मैथमेटिकल प्रॉब्लम आती है, अब क्या आप उस नई मैथमेटिकल प्रॉब्लम में अपनी खुद के प्रायर नॉलेज को यूज़ करते हो, आप नहीं करते हो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपको लॉजिकल सोचना पड़ता है। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपको लॉजिकल सोचना पड़ता है, आप प्रायर नॉलेज का यूज़ मैथ्स में नहीं कर सकते। ठीक है, आप लॉजिकल सोचते हो फ्लूइड इंटेलिजेंस में। फ्लूइड नाम से आपको पता लग रहा होगा, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी क्या होती है, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो आपकी होती है लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है। तो फ्लूइड नाम से ही पता लग रहा होगा, फ्लूइड मतलब लॉजिकल इंटेलिजेंस। आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत लॉजिकल है, एंड दैट इज़ हाउ आई अंडरस्टैंड इट, एंड दैट्स हाउ आई लर्नड इट। अब भी ऐसे लर्न कर सकते हो। नाउ विल मूव टू क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइज मतलब इसके अंदर ना देखो, आप फ्लूइड से एक और चीज़ याद रख सकते हो। फ्लूइड से मतलब एक फ्लूइड है। ठीक है, एक फ्लूइड है मतलब इसमें हम जो लॉजिकल चीज़ें सोचते हैं वो एक फ्लूइड में जो है फ्लो हो जाती है बेसिकली। ठीक है, लॉजिकल इन्फॉर्मेशन फ्लो हो जाती है। क्रिस्टलाइज मतलब ये प्रायर नॉलेज पे बेस्ड होता है। क्रिस्टलाइज मतलब प्रायर नॉलेज पे बेस्ड होता है। मैं प्रायर नॉलेज क्यों बोल रही हूँ, प्रायर का मतलब क्या होता है, पुरानी नॉलेज। और क्रिस्टलाइज क्यों है, फ्लूइड क्यों है, फ्लूइड मतलब सारी चीज़ें इसमें फ्लो होती हैं, तो इसमें आपकी सारी चीज़ें फ्लो होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। आपने कभी क्रिस्टल का नाम सुना है, कोई स्टोन, कोई पत्थर सुना है? मैं मान लेती हूँ कि क्रिस्टलाइज है मतलब एक पत्थर है। पत्थर जो है वो ना कुछ लॉजिकल सोच सकता है, ना पत्थर कोई फ्लूइड की तरह होता है कि उसमें और भी चीज़ें ऐड हो जाए, नहीं। तो ये एक ऐसे ही पड़ा रहता है, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो कोई न्यू इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं होती, पुरानी इन्फॉर्मेशन से ही आप क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को करते हो, तो आप पुरानी इन्फॉर्मेशन पर रिलाई करते हो। ठीक है, जो आपको चीज़ें आपने जो सीखी हैं प्रायर नॉलेज की वजह से, अपने एक्सपीरियंस की वजह से जो आपने चीज़ें सीखी हैं, अपनी एजुकेशन की वजह से जो आपने चीज़ें सीखी, आपने वो चीज़ें खुद सॉल्व करके, खुद एक्सपीरियंस से नहीं सीखी, आपने पुराने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। जैसे वोकैबलरी, जनरल नॉलेज। ठीक है, इसमें आपकी वोकैबलरी आती है, आपकी जीके आती है, जनरल नॉलेज। ठीक है, वोकैबलरी, जनरल नॉलेज, और ये आपकी स्कूलिंग पे डिपेंड करती है, आपकी स्कूलिंग पे डिपेंड करती है। आपने स्कूलिंग में जो भी सीखा होगा आप उसको क्रिस्टलाइज में डाल देते हो, क्योंकि क्रिस्टल है मतलब वो मूव नहीं कर सकता, उसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं हो सकती, पुरानी चीज़ें पड़ी रहती हैं और एक क्रिस्टल बन जाता है। दैट्स हाउ आई लर्नड इट। ठीक है, इसमें जनरल नॉलेज होती है, कल्चरल स्किल्स भी इसी में ही होते हैं। इसमें आपके क्या होते हैं, कल्चरल स्किल्स। ठीक है, और आपका एग्जांपल दूँ तो जनरल नॉलेज क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपकी क्या होती है, कल्चर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, आपकी क्या होती है, कल्चर डिपेंडेंट होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन अब बहुत बार आ चुका है तो रात को हम पढ़ ही रहे हैं तो एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है,
अब रात को पढ़ ही रहे हैं तो एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। वो क्वेश्चन ये था कि कौन सी इंटेलिजेंस फ्लूइड कटाइल फैक्टर एनालिसिस, सब कुछ लिखा था। फैक्टर एनालिसिस क्यों लिखेंगे, वो सिर्फ कटाइल लिखा था कि कटाइल की 2 इंटेलिजेंस होती है। एक केस स्टडी दी थी। तो अगर कोई है इंसान, उसकी क्या डिक्लाइन होगी एज के साथ, वो बड़ा होता जा रहा है, उसकी क्या डिक्लाइन होगी, क्या उसकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होगी या फ्लूइड इंटेलिजेंस डिक्लाइन होगी। जैसे जैसे आई एम 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो अगर मैं अभी 21 की हूँ एंड इफ़ आई एम इंक्रीजिंग, मेरी एज इंक्रीज़ हो रही है, तो क्या इंक्रीज़ होगी, कौन सी इंटेलिजेंस इंक्रीज़ होगी और कौन सी इंटेलिजेंस डिक्रीज़ होगी। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। तो जो आपकी जीसी है, जीसी क्या है, जीसी आपकी है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ग्रुप चैट, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो है वो आपकी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ये आपकी इंक्रीज़ होती है या स्टेबल रहती है, या ये स्टेबल रहेगी या इंक्रीज़ होगी, बट ये डिक्रीज़ तो पक्का नहीं होगी। अब मतलब क्या है मेरा, जैसे जैसे अगर आप अपने डैड के बारे में सोचो, अपने मे बी नॉट डैड बट मे बी योर ग्रैंड पेरेंट, एनी ग्रैंड पेरेंट, योर ग्रैंड फादर, योर ग्रैंड मदर, पेटर्नल मेटर्नल। सो यू वो टॉक टू दैम एंड देन यू वो नोटिस कि उनकी जो प्रायर एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस इंक्रीज हो रहा है। जो उन्होंने एजुकेशन ली थी, जो उन्होंने आपकी प्रायर, उनकी जो नॉलेज थी, उनकी प्रायर नॉलेज या तो स्टेबल है या तो इंक्रीज़ हो रही है। बट जैसे जैसे वो ओल्ड होते जा रहे हैं, वो लॉजिकल नहीं सोच पाते हैं। आपने कभी कोई ओल्ड इंसान नहीं देखा होगा जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा है, ठीक है, जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इधर आपका कल्चरली डिपेंडेंट, वो आपके कल्चरली डिपेंडेंट भी होते हैं, तो इंक्रीज़ होती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस डिक्रीज़ होती है। एज के साथ आपकी जीएफ जो है वो डिक्रीज़ होगी, जीसी जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, या वो स्टेबल रहेगी, ठीक है, या वो स्टेबल रहेगी। जीएफ विल डिक्रीज, जीएसी विल इंक्रीज, ठीक है। एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, आप जो प्रायर चीज़ होती है वो इंक्रीज होता है। नई चीज़ें, न्यू न्यू नॉवल प्रॉब्लम्स आप नहीं सॉल्व कर पाते हो, ओल्ड होते रहते हो, ठीक है, ओल्ड होते रहते हो, इसलिए आपके लिए पॉसिबल नहीं है। हॉवर्ड गार्डनर से पहले एक बहुत ही बड़ी थ्योरी है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हॉवर्ड गार्डनर से पहले, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हॉवर्ड गार्डनर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी कटैल ने ना सिर्फ ये नहीं दी, कटैल हॉर्न थ्योरी भी दी थी, कटैल हॉर्न थ्योरी दी थी, ठीक है। जॉन हॉर्न थे जिन्होंने किसके साथ काम किया था, रेमंड कटैल के साथ काम किया था, ठीक है। इंटेलिजेंस हैज़ मोर देन जीएफ एंड जीसी। तो उन्होंने बोला था इस थ्योरी में कि इंटेलिजेंस सिर्फ जीएफ और जीसी नहीं होती, सिर्फ फ्लूइड और क्रिस्टलाइज नहीं होती, उससे भी ज़्यादा होती है। सिर्फ फ्लूइड और क्रिस्टलाइज होती है, उससे भी ज़्यादा होती है। हम सीएचसी की बात करेंगे। सीएचसी की फुल फॉर्म क्या होती है, कटैल हॉर्न थ्योरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। रात को पढ़ाई अच्छी होती है पता है, इसलिए रात को स्टडी करनी चाहिए। एनीवेज हम इसको इरेज कर देते हैं और हम बात करते हैं सीएचसी की। चलो देख लेते हैं इसको भी, अब पढ़ ही रहे हैं तो सारी अच्छे से थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ओके ओके। जॉन हॉर्न थे और रेमंड कटैल थे, ठीक है। इन्होंने बोला सिर्फ जीएफ और जीसी नहीं होती, ठीक है, और भी ज़्यादा होती है। तो उन्होंने क्या बनाए थे, स्ट्रैटम बनाए थे, ठीक है। इन्होंने क्या बनाए थे, स्ट्रैटम बनाए थे। इन्होंने बोला कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, हायरार्की का एक स्ट्रक्चर होता है, हायरार्की में एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसका टॉप जो होता है सीएचसी का, जॉन हॉर्न, याद रखना प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने स्ट्रैटा बनाया, ठीक है, स्ट्रैटा, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो उन्होंने बोला कि जो टॉप है वो जनरल इंटेलिजेंस है, मतलब बेसिक चीज़ें, बेसिक आती हैं टॉप पे, बेसिक जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर आपकी आती है सेकंड, जिसमें आपकी आती हैं ब्रॉड एबिलिटीज़, जो आप चीज़ें कर सकते हो आफ्टर जनरल इंटेलिजेंस, मतलब आप ब्रॉड एबिलिटीज़ जितनी भी आपकी आती हैं वो आपकी किस में आती है, मिडल में आती है। बॉटम में आपकी आती है नैरो एबिलिटीज़, बॉटम में आपकी आती है नैरो एबिलिटीज़, ये आपकी मिडल होती है, और बॉटम में आपकी आती है नैरो एबिलिटीज़, ठीक है, नैरो एबिलिटीज़, नैरो एबिलिटीज़। तो आपकी आती है टॉप जनरल इंटेलिजेंस, बॉटम ब्रॉड एबिलिटी,
सॉरी, मिडिल ब्रॉड एबिलिटी, टॉप जनरल इंटेलिजेंस, बॉटम नैरो एबिलिटीज़। ठीक है, आपकी ये 3 स्ट्रैटम में होते हैं। तो आपकी टॉप क्या होती है? जनरल, फिर आपकी आती है ब्रॉड, फिर बहुत ही कम नैरो, जो बहुत ही नैरो होती हैं। ठीक है, बहुत ही कम होती हैं। इन्होंने उसकी बात की। ठीक है, और इन्होंने स्ट्रैटम बनाए थे। चलो स्ट्रैटम देख लेते हैं। आपके इसमें कितने स्ट्रैटम थे? आपके इसमें 3 स्ट्रैटम इन्होंने बताए। इन्होंने कितने बताए? 3 स्ट्रैटम बताए। ठीक है, 3 स्ट्रैटम बताए। तो स्ट्रैटम जो है नंबर 1 नैरो एबिलिटीज़। तो आपकी इन्होंने बोला कि अगर स्ट्रैटम की बात करती हूँ तो स्ट्रैटम जो है आपकी नैरो एबिलिटी है। स्ट्रैटम 1 नैरो एबिलिटी। ठीक है, ये आपकी बॉटम में आती है तो इसको हम 1 बोलते हैं, नैरो एबिलिटीज़। ये आपकी कितनी होती है? 69। ठीक है, आपके जो होती है स्टार्ट नंबर नैरो एबिलिटीज़, इसलिए लास्ट में लिखी जाती है क्योंकि लास्ट में होती है, बॉटम में होती है। तो उन्होंने बोला कि जो स्टार्टम 1 है वो नैरो एबिलिटीज़ होती है 69। स्टार्टम 2 में ब्रॉड एबिलिटीज़ होती हैं। ब्रॉड एबिलिटीज़ मतलब GF, GS, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज। स्टार्टम 2 में, ठीक है, आपकी क्या होती है? ब्रॉड, मतलब आपकी ये 8 होती हैं और GF, GC। इन्होंने ये बात की CHC में कैटल हॉर्न, जॉन हॉर्न थे। देखिए नाम भूल जाते हैं बट जॉन हॉर्न आपको याद रखना है। ठीक है, आपके हो गए ब्रॉड एबिलिटीज़ 8 GFGC। स्टार्टम फर्स्ट नैरो एबिलिटीज़ 69, ब्रॉड एबिलिटी स्टार्टम 2 8 होती हैं। ऑल द और रेस्ट ऑफ द जो भी हम बात करते हो आपकी थर्ड स्टार्टम में आती है जनरल इंटेलिजेंस। सारे कॉग्निटिव टास्क को करने के लिए हम अपनी जनरल एबिलिटीज़ का बात करते हैं। तो स्टार्टम थर्ड क्या हो गया आपको? जनरल इंटेलिजेंस, ऑल द कॉग्निटिव टास्क। होल्ड ऑन, मैं पेन इज नॉट वर्किंग, प्लीज़ रुक जाओ। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस, ये आपकी सारे कॉग्निटिव टास्क के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस कॉग्निटिव टास्क के लिए बेसिक जो कॉग्निटिव टास्क आप करते हो। सेकंड आपकी होती है ब्रॉड 8 GFGC। फर्स्ट 69 नैरो एबिलिटीज़, जो आपकी नैरो एबिलिटीज़ होती हैं। इतना ही आपको समझना है। आपको ये समझना, टॉप पे जनरल, नीचे बॉटम पे नैरो और मिडिल पे आपका ब्रॉड। इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी की। तो उन्होंने बोला कि आपके जी जो है, उन्होंने बोला इस थ्योरी में एक और कॉन्सेप्ट भी है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा and I'm so tired, but I think I should make you understand. I don't even have a chair to sit, so I think I will make you understand and then I will end the video. इन्होंने बोला जी बहुत तरीके की होती है। जी जो है सिर्फ GF, GC, फ्लूइड, क्रिस्टलाइज नहीं होती। GV, GA, GSM, GR, GS, GF, GT, सॉरी, बहुत सारी होती हैं। तो GV क्या होती है? आपकी विजुअल स्पेशल एबिलिटी, जो आपकी विजुअल देखने का जो स्पेशल एबिलिटी होती है उसको हम GV बोलते हैं। तो GV क्या होती है? विजुअल, आई थिंक GS भी होता है, GV होता है, प्लीज़ होल्ड ऑन। GV होती है आपकी विजुअल स्पेशल एबिलिटी। विजुअल स्पेशल एबिलिटी, जो विजुअल स्पेशल एबिलिटी होती है सिर्फ GF, GC नहीं होती। इन्होंने आपकी बात की बहुत सारी GF, GC की, मतलब इन्होंने आपकी बात की बहुत सारी G की। सिर्फ F और C तक, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज तक नहीं था। सिर्फ फ्लूइड और क्रिस्टलाइज तक नहीं था, उसके आगे भी था। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ G की बात की। तो फर्स्ट उन्होंने क्या बात की? G, विजुअल स्पेशल एबिलिटी। ओके, I'm kind of tired but it's okay. GA ऑडिटरी प्रोसेसिंग। अब कैसे ऑडिटरी मतलब सुनने को कैसे प्रोसेस करते हो, वो आपकी GA होती है। ठीक है, आप सुनते कैसे हो, आपकी हियरिंग कैसी है, वो आपकी GA में आ गई। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू माइट थिंक दैट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। GSM शॉर्ट टर्म मेमोरी है। कैसे आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? वो इधर आपकी GSM में इंक्लूड होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी। नेक्स्ट क्या थी? इन्होंने क्या बोला? GR, लॉन्ग टर्म एंड स्टोरेज। GR उन्होंने बोला लॉन्ग टर्म एंड स्टोरेज। GR क्या आती है हमारी? लॉन्ग टर्म कैसी है और स्टोरेज कैसी है। तो लॉन्ग टर्म एंड स्टोरेज। फिर उन्होंने बात की
फिर उन्होंने एक और दी, 2 और दी थी, ठीक है, 2 और दी थी इन्होंने, 2 और इन्होंने दी थी, GS GT, ठीक है, GS GT। होल्ड ऑन, मेरे नोट्स चले गए कहीं, रुक जाओ, नोट्स कहाँ गए मेरे, होल्ड ऑन प्लीज़। हाँ, तो CH से पढ़े थे ना हम, तो हम बात कर रहे थे GS की। GS मतलब प्रोसेसिंग स्पीड कैसे, GT मतलब रिएक्शन डिविजन स्पीड, बहुत अलग अलग से यार। तो GS प्रोसेसिंग स्पीड होती है, इतना याद रख लो, GS क्या होती है, प्रोसेसिंग स्पीड होती है। और GT आप ऐसे याद रख लो, इतना आएगा नहीं, GT याद रख लो। GT क्या होती है आपकी, D से याद रख लो, रिएक्शन एंड डिविजन स्पीड, ठीक है। आपकी ये हो गई CHC। अब हम बात करते हैं हॉवर्ड गार्डनर की, अब हम बात करते हैं हॉवर्ड गार्डनर की, ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर की बात करते हैं। होल्ड ऑन, हॉवर्ड गार्डनर की हम बात करते हैं। हॉवर्ड गार्डनर भी थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। हॉवर्ड गार्डनर की बात करते हैं। ये अगर इसमें से आप 3-4 भी याद रख लोगे ना, अगर आ गया तो आप कर सकते हो, ठीक है। आप इसको G के आगे जो लेटर है उसको याद रख लो, उससे आप लिंक करके कर सकते हो। हॉवर्ड गार्डनर थे, उन्होंने क्या बोला था, हॉवर्ड गार्डनर। अब पता है मैं सोच रही हूँ कि मैं एंड कर दूँ, मेरे को मन नहीं कर रहा, बट मेरे को लगता है कि यार यू आर ऑल्सो पुटिंग एफर्ट्स, तो वाई शुड आई, राइट, वाई शुड आई। तो हॉवर्ड गार्डनर जो थे वो क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को लेके आए थे। वो किसको लेके आए थे, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को वो लेके आए थे, ठीक है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। We started around 12:30, I'm not sure, but yes, around 12:30, and now it is 1:28, 1:30. तो 1 आवर हो चुका है, आई थिंक 1 आवर 16 मिनट हो चुके हैं। तो अभी जब 2 बजेंगे या 2:10 होंगे, वी विल एंड दिस वीडियो, ठीक है। तो यू हैव टू वेट अ लिटिल मोर, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, इंटेलिजेंस इज प्लूरल एंड नॉट सिंगल, ठीक है। और गार्डनर ने जी फैक्टर को बहुत ज़्यादा चैलेंज किया, उन्होंने जी फैक्टर की थ्योरी को बहुत ज़्यादा हेट किया, बहुत ज़्यादा चैलेंज किया। और जो हमारे हॉवर्ड गार्डनर थे, उन्होंने क्या बोला, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, और उन्होंने क्या बोला, इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है। हमारी इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, प्लूरल है। दैट इज समथिंग दैट ही emphasized ऑन द मोस्ट, ठीक है। एंड देन ही क्वेश्चन जी फैक्टर थ्योरी एंड एस फैक्टर थ्योरी, एंड देन द क्वेश्चन द वेरी बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग इंटेलिजेंस टेस्ट बाय आस्किंग हाउ एन इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कुड बी कैप्चर्ड इन अ सिंगल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। कैसे आप जी और एस फैक्टर में किसी को मेजर कर सकते हो। उन्होंने बस इतना बोला कि तो रात को पढ़ने में थोड़ा स्केरी भी हो जाता है कि कोई है ही नहीं, मेरी मम्मा उस रूम में, इट इज़ काइंड ऑफ स्केरी बट इट्स ओके। तो उन्होंने बस इतना बोला कि कैसे हमारी जो है इंटेलिजेंस को सिर्फ सिंगल आप मेजर कर सकते हो, सिंगल कभी एक यूनिट में आप इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते हो, आप सिंगल यूनिट में कभी भी किसी भी इंटेलिजेंस को आप मेजर नहीं कर सकते हो। इसलिए उन्होंने बोला कि मैं बहुत सारी इंटेलिजेंस देता हूँ, ठीक है, मैं बहुत सारी इंटेलिजेंस देता हूँ जिसमें मैं इंटेलिजेंस को किस में मेजर ना करूँ, मैं सिर्फ 1-2 में मेजर ना करूँ, मैं डिटेल में मल्टीपल इंटेलिजेंस बताऊँगा। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट अपीयर्ड इन 1983 बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और बात बता रही हूँ, क्रिटिसिज्म आ सकता है कि सिंगल यूनिट में इंटेलिजेंस को मेजर नहीं किया जा सकता। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। होल्ड ऑन, लेट मी गेट माई कॉफी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी एंड हैव टू टीच यू मोर, आई नीड एनर्जी। ओके, सो वी विल डिस्कस लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। फर्स्ट इनकी है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस आई होप नहीं करें बिकॉज आई एम एक्चुअली वेरी टायर्ड बट आई हैव टू टीच यू। सो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है, व्हाट इज़ दिस इंटेलिजेंस, इट इज़ टेलिंग यू, ठीक है, सिंटेक्स, सेमांटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स को जो समझता है, ठीक है, ओरल एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंडिंग ओरल एक्सप्रेशन ऑफ रिटन को जो समझता है, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट इसकी एग्जाम्पल देती हूँ। आपका हो गया, होल्ड ऑन, वर्ड स्मार्ट। जो लोग वर्ड स्मार्ट होते हैं, ठीक है, जो लोग क्या होते हैं आपके वर्ड
वो वर्ड स्मार्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिसके अंदर भर भर के है, ये वर्ड स्मार्ट है, ठीक है, जो वर्ड्स के साथ मैनिपुलेशन कर सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उसकी होती है जो वर्ड स्मार्ट होता है, ठीक है, जो सेमांटिक्स को समझता है, लैंग्वेजेस को समझता है, ठीक है, जैसे लॉयर, अब देखो कि लॉयर कैसे आर्ग्यूमेंट्स कर लेता है, आई कैन नेवर डू दैट, आई मीन आई कैन बट आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, तो कैसे लॉयर्स कर लेते हैं, ठीक है, लेक्चर्स, राइटर्स, आपने किसी पोइट का भी नाम सुना होगा जो बहुत ही फेमस हो रहे हैं अभी रिसेंटली, तो पोएट्स, ठीक है, तो ये वर्ड्स के साथ कैसे कर लेते हैं चीज़ों को मैनिपुलेट, एंड दैट इज़ वाई हम इनको बोलते हैं लिंग्विस्टिक साइकोलॉजिस्ट, सॉरी लिंग्विस्टिक इनकी इंटेलिजेंस होती है, लिंग्विस्टिक इनकी इंटेलिजेंस होती है। ये ओरल एक्सप्रेशन बहुत अच्छे देते हैं, रिटन एक्सप्रेशंस को भी बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग इनकी लैंग्वेज में बहुत अच्छी होती है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये लॉजिक स्मार्ट होते हैं, इनको अगर आपको ऐसे याद रखना तो वो वर्ड स्मार्ट, ये लॉजिक स्मार्ट, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इनके पास सबसे अच्छी क्या होती है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये इनकी हो गई आपकी हो गई सेकंड इंटेलिजेंस। फर्स्ट आपको आ सकता है सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस क्या है, पहला आपके वर्ड स्मार्ट, सेकंड आपका मैथ में जो बहुत अच्छा होता है, जो मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो इसको हम वर्ड स्मार्ट बोलते हैं, इसको हम लॉजिक स्मार्ट बोलते हैं, ठीक है, ये आपकी सीक्वेंस में आती है, तो फर्स्ट आपका क्या है, ये है, सेकंड आपका क्या है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, जैसे आपके हो गए मैथमेटिशियंस, फिलोसोफर्स, फिजिस्ट, ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके लॉजिक और मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, ये कॉम्पोनेंट्स को डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, साइंटिफिक होते हैं, पजल्स को और कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, फिलोसोफर, मैथमेटिशियंस, ठीक है, मैथमेटिशियंस पता नहीं कैसे बोलते हैं उसे, मैथमेटिशियंस, राइट, तो ठीक है, वो भी इसी में इंक्लूड होता है, तो अगर मैं ऐड करूँ तो मैं इसमें बोल सकती हूँ कि दे आर गुड एट कैलकुलेशंस, ठीक है, दे आर गुड एट कैलकुलेशन। एक एग्जाम्पल भी आपको आ सकता है एग्जाम में, एग्जाम्पल दे रखा होता है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी हॉवर्ड गार्डनर की इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो एग्जाम्पल आप ले सकते हो मैथमेटिशियंस और फिलोसोफर्स, ठीक है, मैं इसमें ले लेती हूँ मैथमेटिशियंस और जो फिजिक्स करते हैं, फिजिक्स, ठीक है, मैथमेटिशियंस, ठीक है, आपके हो गए थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड आपकी क्या होती है, आपकी होती है स्पेशल इंटेलिजेंस, क्या होती है आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंस, हम स्पेशल इंटेलिजेंस को क्या बोलते हैं, हम स्पेशल इंटेलिजेंट लोगों को क्या बोलते हैं कि वो क्या है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सेल्फ स्मार्ट, उनको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ स्मार्ट, This type of intelligence is concerned with the abilities, talents and skill involving the representation and manipulation of spatial configuration and relationship. जो spatial configuration होती है, ठीक है, उसके लिए ये बहुत ही जाने माने होते हैं, spatial intelligence. I for intelligence, ठीक है, मैं पूरा लिखने की बिल्कुल मेरी एनर्जी नहीं है, I'm really sorry, बट ये आपका सीक्वेंस है, लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, स्पेशल। फोर्थ क्या है आपका म्यूज़िकल, जिसके अंदर म्यूज़िकल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे म्यूजिशियंस, कंपोजर्स, लता मंगेशकर ऑफ कोर्स, और जो म्यूज़िक को समझ भी जाता है, इसको खुद म्यूज़िक नहीं आता बट वो कंपोज कर सकता है, तो वो भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। क्या होता है म्यूज़िकल, ये आपके आ सकते हैं कि कौन सी नहीं है, नॉट पढ़ना एग्जाम में, और इन सबको सीक्वेंस में याद रखो कि नॉट पढ़ोगे तो अगर ऐसा एक क्वेश्चन आता है तो +4, इंटेलिजेंस की थ्योरी में से अगर 3 क्वेश्चन भी आते हैं तो 3 × 4, तो हाउ मेनी मार्क्स विल यू गेट, जस्ट डू इट, ओके, जस्ट डू इट। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस जैसे आपके होते हैं कंपोजर्स, जो म्यूज़िक्स में बहुत अच्छे होते हैं, म्यूज़िक जिनको बहुत अच्छा आता है, म्यूजिशियंस, ठीक है, हमारा हो गया फिफ्थ हो गया हमारा। तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में क्या होता है, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में जो होता है आपका, इट मे बी वेल डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू वंस कैपेसिटी फॉर पिच डिस्क्रिमिनेशन, सेंसिटिविटी, रिदम, टेक्सचर, टिम्बर, एबिलिटी टू हेयर थीम्स इन म्यूज़िक एंड पिचेस, ठीक है, कंपोजर्स, म्यूजिशियंस एंड डायरेक्टर्स, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ वी हैव बॉडीली, काइनेस्थेटिक,
काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है, बॉडीली इंटेलिजेंस बोलते हैं, ऐसे जो बॉडी स्मार्ट होते हैं इनको बॉडी स्मार्ट बोलते हैं, उनको म्यूजिक स्मार्ट बोलते हैं, ठीक है, बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब बॉडी का जो बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं एथलीट्स, ठीक है, तो वो आपके आते हैं इसमें, बॉडी का जो बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं जैसे एथलीट्स, ठीक है, जो बॉडी को बहुत अच्छे से इनको यूज़ करना आता है, ठीक है, जैसे इनके अंदर स्किल्स होते हैं, इनकी बॉडी में ही इतने अच्छे स्किल्स होते हैं, ये बहुत सारे स्किल्स अपनी बॉडी से ही परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे आपके हो गए एथलीट्स, जैसे एथलीट्स हो गए, जैसे डांसर्स हो गए, ठीक है, डांसर्स एथलीट्स, मुझे एथलीट की स्पेलिंग ही नहीं आ रही यार, ठीक है, देख लेना स्पेलिंग, और डांसर्स के तो इजी है यार, ठीक है, तो एथलीट्स एंड डांसर्स आपके इसमें आते हैं जो बॉडी को बहुत अच्छे से अपनी स्किल दिखाते हैं, अपने टैलेंट दिखाते हैं बॉडी से, तो बॉडी से कोई टैलेंट दिखाएगा तो बॉडी काइनेस्थेटिक हो गया। 6 क्या हो गया आपका इंटरपर्सनल, इंटर सीक्वेंस में देखने दो मुझे एक बार, इंटर आता है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं हम, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं कि वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, खुद की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, जैसे इंटर मतलब दूसरों की, इंट्रा मतलब खुद की, तो ये आपका हो गया इंट्रा, ये आपका हो गया इंट्रा, ये मतलब ओन फीलिंग, आप खुद की फीलिंग्स को समझ सकते हो, आप खुद की फीलिंग्स को जब अच्छे से समझ सकते हो, आप जब खुद की फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकते हो, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, आपके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, ठीक है, आपके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, आप खुद के इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हो, इंट्रापर्सनल आपके अंदर है, ठीक है, ये आपकी हो गई 6। खुद की कॉग्निटिव स्ट्रेंथ को समझना बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए आई लव दीज पीपल। उसके बाद हमारी आती है इंटरपर्सनल, उसके बाद हमारी आती है इंट्रापर्सनल, समझ आ गया, ओन्स फीलिंग, उसके बाद हमारी क्या आती है, ये आप देख लेना, इंटेलिजेंस को प्लूरल बोला है, उसके बाद हमारी आती है इंटरपर्सनल क्या बोलती है कि आप दूसरों के फीलिंग्स को, आप अदर्स की फीलिंग्स को कितना समझ सकते हो, दूसरों की फीलिंग्स को, इंटरपर्सनल में जो आपकी 7th होती है, दूसरों की फीलिंग्स को आप कितना समझ सकते हो, ठीक है, आपकी हो गई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, द काउंटर पार्ट ऑफ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है, इधर आप क्या करते हो, कंसिस्ट ऑफ द एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल्स अदर देन वन सेल्फ and one's relations to others. In addition, includes the ability to act productively based on the understand empathy आपके अंदर है दूसरों के प्रति, आप किसी को क्या बोलते हो, आपकी क्या हो गई, आपकी हो गई ये इंटरपर्सनल। एग्जिस्टेंशियल भी होती है कि कुछ लोग जो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, ठीक है, वो भी इसी का शायद पार्ट है, 9 है टोटल आई थिंक, बट जो इंपॉर्टेंट वंस हैं जो आप अब याद रखना, इसमें 9 होती हैं, ठीक है, ऐड करी गई थी लेटर ऑन, बट आपको एक 8 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो 8 है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आपकी नेचुरलिस्टिक होती है, ठीक है, आपकी 8 है वो भी इंपॉर्टेंट है, विच इज़ नेचुरलिस्टिक, ठीक है, I made my hands dirty. I forgot इधर डस्टर भी है, I'm so distracted, मुझे लगा इधर डस्टर ही नहीं है, I was doing it with my hands, ठीक है, अब हमारी होती है नेचुरलिस्टिक, हमारी नेचुरलिस्टिक जो होती है, इसका मतलब आप नेचर से कितना कनेक्टेड हो, आप नेचर से कितना कनेक्टेड हो, कुछ लोग आपने देखे होंगे वो नेचर के लिए कितना कुछ करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए कितना कुछ करते हैं, तो वो नेचुरलिस्ट हो गए। 9th एग्जिस्टेंशियल होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 होता है टोटली, 9th जो बाद में ऐड किया गया था, आई टेल यू व्हेन, बट ये बाद में ऐड किया गया था 9th इंटेलिजेंस को, ठीक है, 9th इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्टनर की, बट आपको याद रखना टोटल 8 है। नेचुरलिस्टिक मतलब नेचर को जो बहुत पसंद करता है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, नेचर के लिए जो लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी भी हमारी कितनी बची हैं, हमारे 2 MCQs और एक थ्योरी और बची है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरे को लगेगा कि आई हैव बिकम वेरी प्रोडक्टिव विद यू ऑल, एंड आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ट्रायआर्किक थ्योरी। लेट्स डिस्कस दैट एंड लेट्स एंड द वीडियो, एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। लेट्स डिस्कस दैट एंड लेट्स एंड द वीडियो। आई थॉट हम डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे, बट अगर मैं वो डिस्कस करने पाई तो हम ये लाइक 4 बजे तक वीडियो चलेगा, बिकॉज पर्सनैलिटी टेस्टिंग जो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी है, पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी है,
उसमें बेनेट भी आता है, रेसलर भी आता है, वो बहुत टाइम लगेगा एंड आई टॉक अ लॉट, सो आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आई फॉरगॉट, ट्रायआर्किक थ्योरी, सॉरी. हाँ, ट्रायआर्किक थ्योरी. ठीक है, ये थ्योरी समझ लो कि आप समझ लो आपको 280 मार्क्स मिल गए. इसको पढ़ लो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लो. और आई नो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, बट आई एम टेलिंग यू इट विल बी वर्थ इट. लेट्स डिस्कस ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ स्टोनबर्ग. 1985 में आई थी. ठीक है, ये आपकी कब आई थी? आपकी 1985 में आई थी. ठीक है, इट हैपेंड इन 1985. हम समझ ही रहे हैं तो हम इसको डिटेल में समझते हैं कि कब आई थी आपकी. 1985 में. कल मैं जल्दी उठ के भी आई मेक अ वीडियो, डोंट वरी. 1985 में आपकी आई थी. इसको हम ट्रायआर्किक बोलते हैं. और इसको हम किससे समझेंगे? एक ट्राइंगल से समझेंगे. हम इसको एक ट्राइंगल से समझेंगे. ठीक है, उसके बाद मैं कल स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी विद साइकोलॉजिकल टेस्टिंग लेके आऊँगी. नो मैटर हाउ लॉन्ग दैट वीडियो गेट्स, हाउ लेंथी दैट वीडियो गेट्स, वी विल टॉक अबाउट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड वी विल टॉक अबाउट पर्सनैलिटी. तो हमारी जो रॉबर्ट स्टोनबर्ग है उनकी थ्योरी थी 1985 की. उन्होंने क्या बोला कि नॉट जस्ट एकेडमिक एबिलिटी, आपकी जो होती है अडॉप्ट टू शेप एंड सिलेक्ट इन्वायरमेंट, कैसे आप इन्वायरमेंट में रहते हो वो भी इंपॉर्टेंट होती है. इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने सक्सेसफुल इंटेलिजेंस भी कहा था. वी कॉल इट सक्सेसफुल इंटेलिजेंस. ठीक है, सक्सेसफुल इंटेलिजेंस. ठीक है, इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने सक्सेसफुल इंटेलिजेंस भी बोला था. तो आपकी कब आई थी? 1985 में. किसको दिया था? कौन था जिन्होंने ये थ्योरी दी थी? रॉबर्ट स्टोनबर्ग. ठीक है, रॉबर्ट स्टोनबर्ग ने आपको दिया था 1985 में दिया था. इन्होंने इसको सक्सेसफुल इंटेलिजेंस बोला था. इन्होंने बोला था कि लाइफ को जीने के लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए होती है, सिर्फ आपको मार्क्स के लिए नहीं चाहिए होती. इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 3 इंटररिलेटेड एबिलिटीज दैट टुगेदर डिटरमाइन सक्सेस इन लाइफ. ठीक है, 3 एबिलिटीज़ होती हैं. ये भी क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं. यही आपकी लाइफ को सक्सेस बताती हैं. इसके बिना लाइफ की सक्सेस नहीं होती है. ठीक है, इसको हम बनाते हैं. तो सबसे पहले आती है एनालिटिकल, उसके बाद आती है क्रिएटिव. इसको भी अगर आपको सीक्वेंस में याद रखना है तो रख सकते हो. क्रिएटिव हो गई आपकी एंड प्रैक्टिकल हो गई. तो लेट्स डिस्कस इसमें आपका मेटा कॉम्पोनेंट्स भी आता है. वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मतलब आई थिंक इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है. आई एम नॉट श्योर, आई थिंक आ सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है. मेटा कॉम्पोनेंट्स, वो एक बार एमसीक्यू में मैंने देखा था, एक मॉक टेस्ट में देखा था जिसमें लिखा था कि ये 2024 में आया है ये मेटा कॉम्पोनेंट की डेफिनेशन. तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है. एनालिटिकल इंटेलिजेंस. ठीक है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस को हम क्या बोलते हैं? हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस को कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. ठीक है, इधर हमारी हो गई एनालिटिकल इंटेलिजेंस. एनालिटिकल इंटेलिजेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. कि आपका हो गया ट्राइंगल का ऊपर वाला पार्ट. एनालिटिकल आपकी हो गई इंटेलिजेंस. व्हाट इज एनालिटिकल इंटेलिजेंस? refers to the ability to analyze, evaluate and judge, compare and solve problems logically. वही बात है कि लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप एकेडमिक्स की बात करो तो एकेडमिक्स में आप क्या करते हो? ये वाले इंटेलिजेंस का यूज़ करते हो. आप बुक स्मार्ट हो. ठीक है, आप बुक स्मार्ट हो तो इसका मतलब लॉजिकली चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी जो है वो बहुत अच्छी है. आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बहुत अच्छी है. आई एम सॉरी फॉर द केओस, बट आपको याद रखना है इसमें आप क्या करते हो? लॉजिकल थिंकिंग को यूज़ करते हो. ठीक है, ये आपकी किसके लिए होती है? ये जो काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इधर आप बुक स्मार्ट और एकेडमिक इंटेलिजेंस होते हो. कोई टॉपर होगा ना उसकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, कोई टॉपर होगा तो. ठीक है, इसको हम बुक स्मार्ट बोलते हैं. उसके बाद हमारी आती है इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, इसको हम बोलते हैं बुक स्मार्ट. इधर आप जो हो बुक स्मार्ट हो. ठीक है, और इधर हमारे पास, मैं इसको ना बहुत ज़्यादा क्योस हो रहा है, मैं हटा देती हूँ इसको. ठीक है, आई मीन इफ़ यू हैव टू स्टडी तो उतना क्योस में तो उतना कुछ लिखा हुआ है इस पर. तो 1985 इधर एनालिटिकल. ठीक है, एनालिटिकल, होल्ड ऑन मुझे एक बार अच्छे से लिखने दो. बुक स्मार्ट में लिखो, उसमें आपको समझ आ जाएगा. बुक स्मार्ट में आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, आप इसमें देख लो, इसमें आपका आता है मेटा
कॉम्पोनेंट्स, मेटा कॉम्पोनेंट्स इसमें आते हैं। क्या आते हैं? मेटा कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, इसमें आपके क्या आते हैं? मेटा कॉम्पोनेंट्स आते हैं। मेटा कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं? प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएटिंग, सॉल्यूशन। मैंने बोला था ना इसमें सॉल्यूशन आप निकाल पाते हो। जिसकी जो सबसे ज़्यादा एनालिटिकल इंटेलिजेंस होगी उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग उतनी अच्छी होगी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए पढ़ा रही हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या होता है? मेटा कॉम्पोनेंट्स। मेटा कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं? प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग सॉल्यूशंस। प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड आप सॉल्यूशंस को जो इवैल्यूएट करते हो, तो व्हेन यू इवैल्यूएट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट। इसी में आपके आती है सेकंड। सेकंड क्या होती है? परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजीज। अब इसकी भी आपको सीक्वेंस याद रखना है। परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स मतलब एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजीज। परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स का मतलब आप कैसे एग्जीक्यूशन कर रहे हो, आप कैसे एग्जीक्यूशन कर रहे हो। ठीक है, एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हो। नेक्स्ट आप क्या आती है? स्ट्रैटेजीज का एग्जीक्यूशन। आपने स्ट्रैटेजीज बनाई, उसको अब लगाना कैसे है? आपकी परफॉर्मेंस में आता है। परफॉर्म नाम से आपको पता लग रहा होगा, पहला मेटा, दूसरा परफॉर्मेंस। ठीक है, पहला मेटा आ गया, फिर दूसरा परफॉर्मेंस आ गया। याद रखो, मेटा परफॉर्मेंस एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। थर्ड वन इज नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। नॉलेज, प्लीज़ मेरी राइटिंग में किसी को फोकस मत करना, वेरी स्लीपी बच्चा प्लीज़। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स, ये आपके नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स हो गए। लास्ट होता है, ठीक है, लास्ट क्या होता है? नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। इसका मतलब लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन। आप इधर क्या करते हो? लास्ट में आप क्या करते हो? इधर आप क्या करते हो? ये लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन। इधर आप नई इन्फॉर्मेशन को लर्न करते हो, इधर आप नई इन्फॉर्मेशन को लर्न करते हो। ठीक है, दिस इज़ योर सीक्वेंस, एनालिटिकल, बुक स्मार्ट। 3 मेटा, परफॉर्मेंस एंड नॉलेज। अब आते हैं क्रिएटिव। ठीक है, इसको हम बहुत जल्दी समझ लेंगे। क्रिएटिव मतलब इसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? हम कॉम्पोनेंशियल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंशियल। ठीक है, याद रखना, इसके दूसरा नाम भी आ सकता है। मैं भी कंफ्यूज हो आती हूँ कि इसको दूसरा नाम एनालिटिकल नहीं है, इसका दूसरा नाम कॉम्पोनेंशियल है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? कॉम्पोनेंशियल है। अब हम बात करते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस की। क्रिएटिव इंटेलिजेंस को एक्सपीरियंशियल भी बोलते हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस को हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिव इंटेलिजेंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इधर आप कितने क्रिएटिव हो, तो नाम से पता लग रहा है आप कितने क्रिएटिव हो। आपकी जो है वो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस होता है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डील विद नॉवल सिचुएशंस, जनरेट ओरिजिनल आइडियाज। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, क्योंकि जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं। एक प्रॉब्लम का बहुत सारा सॉल्यूशन उनके पास होता है। डाइवर्जेंट होते हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो होती है, डील विद नॉवल सिचुएशन, जनरेट ओरिजिनल आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए आप जितने क्रिएटिव हो उतने ही आपके क्या होंगे? नॉवल आइडियाज़ होंगे, उतने ही आपके क्या होंगे? आपके इंसाइट्स आएंगे, इमेजिनेशन इतनी अच्छी होगी। इसलिए जब भी मैं कोई क्रिएटिव इंसान से मिलती हूँ, मैं इतनी साइकोलॉजी पढ़ चुकी हूँ, मुझे पता लग जाता है इसकी नॉवल सिचुएशंस है, आइडियाज़ को जनरेट कर सकता है, और आइडियाज़ उसके खुद के होते हैं। अब देखो, क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि मैंने ये चीज़ पहले नहीं की और मैं कर रहा हूँ और किसी ने भी नहीं आज तक की। मे बी रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना किसी ने पहले किया होगा, मे बी रूबिक्स क्यूब को पहले किसी ने सॉल्व किया होगा, मे बी साइकोलॉजी के इस कॉन्सेप्ट को पहले किसी ने डिस्कवर किया होगा, बट जो मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग मैं क्रिएटिव हूँ। इसका मतलब यही होता है क्रिएटिविटी। ये नहीं होती कि आपने वो चीज़ नहीं किया, किसी ने भी नहीं की। मतलब अगर किसी ने किया है नहीं किया, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए वो न्यू है, आपने वो खुद से डिस्कवर किया है। यू डिस्कवर दैट पर्टिकुलर थिंग बाय योर सेल्फ एंड दैट इज़ व्हेन यू आर क्रिएटिव। सो हियर यू कैन सॉल्व नॉवल प्रॉब्लम्स। यू हैव डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, यू हैव डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब मैं दोबारा से सीरियस हो गई हूँ पढ़ाई के लिए, मेरे को फिर अभी आलस आ रहा था बीच में। अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आपको इधर समझना है कि आप कितने क्रिएटिव हो। ठीक है, इसको हम एक्सपेंशियल भी बोलते हैं। जैसे उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? मैं भूल जाती हूँ यार। कॉम अच्छा हाँ, उसको बोलते हैं
कॉम्पोनेंशियल, उसको बोलते हैं कॉम्पोनेंशियल। ठीक है, कॉम्पोनेंशियल इसको बोलते हैं, नाम से आ सकता है आपको डायरेक्टली। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज जो भी इससे रिलेटेड मैंने किए हैं, मुझे ChatGPT ने भी और जेमिनी ने भी जो भी एमसीक्यूज बना के दिए हैं, जो मैंने किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, उन्होंने कभी इसका रियल नाम नहीं बोला। एनालिटिकल को कभी एनालिटिकल नहीं बोला, कॉम्पोनेंशियल बोला। क्रिएटिव को कभी क्रिएटिव नहीं बोला, एक्सपेरिमेंशियल बोला। इसका मतलब आपको समझ आ गया। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब एक प्रॉब्लम मल्टीपल सॉल्यूशंस, और वो क्रिएटिव लोग ही कर पाते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जो है वो लास्ट है, उसके बाद आई वॉन्ट यू टू स्लीप, आई वॉन्ट यू टू स्लीप, ताकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको जो है वो माइंड में रह जाए। इसको कॉन्टेक्चुअल बोलते हैं, इसको कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं। कॉन्टेक्चुअल क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप सिचुएशन में अडाप्ट कर सकते हो खुद को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज टू रियल लाइफ सिचुएशन। स्ट्रीट स्मार्ट, क्या बोलते हैं इनको? स्ट्रीट स्मार्ट। जैसे अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे पता है ये जगह सेफ़ नहीं है, उसके लिए मुझे कैसे करना है, अडाप्ट करना है, मुझे किस शॉप पे जाना है, मुझे किस इंसान की परख करनी कि इंसान सच में अच्छा है, प्रिटेंड करें मैं इसके साथ जाऊँ कि नहीं। स्ट्रीट स्मार्ट आप कब बनते हो? जब आप प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में पहुँच जाते हो। जब आप प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस में पहुंच जाते हो, आपको कॉन्टेक्स्ट चीज़ों का पता लगने लग जाता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो? एवरीडे सिचुएशन के साथ इजीली अडाप्ट कर सकते हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं। ठीक है, आपके अंदर सोशल स्किल्स आती है। अगर मैं किसी कंट्री में जा रही हूँ न्यू, तो मुझे उधर कैसे अडाप्ट करना है, उस कंट्री में मुझे मनी एक्सचेंज कैसे करनी है, कहाँ जाना है, कौन सा होटल जो है वो मेरे लिए सेफ़ है एज अ सोलो ट्रैवलर, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं। जैसे कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या होती है? क्या ये बंदा सच में अच्छा है कि नहीं? कोई मुझे अगर कोई भी टॉफ़ी दे रहा है कि हाँ मैं खाऊं कि नहीं, बाहर जाऊं, तो ये सब चीज़ें मैं क्या करूँगी? अपनी सेफ्टी के लिए करूँगी। मैं क्या करूँगी? अपनी सेफ्टी के लिए करूँगी। मैं रियल लाइफ सिचुएशंस को कैसे अपनी सिचुएशंस बना सकती हूँ, कैसे रियल लाइफ सिचुएशंस को, कैसे रियल लाइफ सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ? अडाप्ट कर सकती हूँ। ठीक है, जो डिमांड है उस सिचुएशन की, उसमें कैसे अडाप्ट कर सकती हूँ, कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कैसे मैं अपने आप को मोल्ड कर सकती हूँ, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैं कैसे खुद को मोल्ड कर सकती हूँ। यही आपकी हो गई लास्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की इंटेलिजेंस, जिसको हम कॉन्टेक्चुअल बोलते हैं। हमने एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल की बात की। एनालिटिकल को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंशियल बोलते हैं। क्रिएटिव को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, और प्रैक्टिकल को हम कॉन्टेक्चुअल बोलते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट क्या आपके लॉजिकल सोचते हैं, नॉवल आइडियाज़, और डाइवर्जेंट, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने एनालिटिकल की बात करी, जो बुक स्मार्ट, और क्या होते हैं इनमें? मेटा कॉम्पोनेंट, मतलब आपके मेटा कॉम्पोनेंट क्या होते हैं? आपका मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, ठीक है, आपके मेटा कॉम्पोनेंट। ठीक है, और इवैल्यूएट कैसे करते हो सॉल्यूशंस को, आपके मेटा कॉम्पोनेंट हो गए। परफॉर्मेंस क्या हो गया? एग्जीक्यूशन। परफॉर्मेंस कैसे हो गया? परफॉर्मेंस मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हो, उसको तो आना चाहिए, एग्जीक्यूशन ही नहीं आता तो क्या पॉइंट है? मेटा कॉम्पोनेंट, आई होप। ठीक है, एवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूशन। और नॉलेज का मतलब क्या होता है? आप कैसे आप न्यू इन्फॉर्मेशन को सीखते हो। अगर न्यू इन्फॉर्मेशन को नहीं सीख पाते तो क्या पॉइंट है? इसलिए नॉलेज कितनी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, कितनी नॉलेज एक्विजिशन आपकी है, न्यू इन्फॉर्मेशन आप कितनी सीख पाते हो। क्रिएटिव मतलब आप कितने क्रिएटिव हो, और प्रैक्टिकल मतलब आप कितने न्यू सिचुएशन में अपने आप को अडाप्ट कर सकते हो, आप कितने प्रैक्टिकल हो। तो अगर आपको आ सकता है एग्जाम में, क्या होती है आपकी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? मेरी क्या होती है? कॉम्पोनेंशियल होती हैं, एक्सपेरिमेंशियल होती हैं, और मेरी क्या होती है? कॉन्टेक्चुअल होती हैं। ठीक है, फिर दूसरा नाम याद रखना। पहले आप कैसे याद रख सकते हो इसको? आप CEC के नाम से याद कर सकते हो। C कॉम्पोनेंशियल, E फिर हमारा एक्सपेरिमेंशियल, एंड C हमारा कॉन्टेक्चुअल। तो मैं इसको CEC के नाम से याद रखती हूँ। जब मैं इसको CEC के नाम से याद रखती हूँ, मुझे आसान हो जाता है। ठीक है, एक MCQ, होल्ड ऑन प्लीज, आई ड्रॉप्ड माई रिस्ट वॉच, आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो वैसे बोल रही थी कि MCQ हमारे आ सकते हैं एग्जाम में, तो 2 MCQ मैं आपको दूंगी। पहला MCQ, सक्सेसफुल इंटेलिजेंस इज अ की कॉन्सेप्ट इन द थ्योरी ऑफ। सक्सेसफुल इंटेलिजेंस जो है, जो सक्सेसफुल इंटेलिजेंस है वो की कॉन्सेप्ट है किसकी थ्योरी में? ठीक है, किसकी थ्योरी में हमारा जो है सक्सेसफुल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया गया है। सेकंड MCQ मैं आपको दे रही हूँ, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस डिक्लाइंस विद एज। एज के साथ कौन सी इंटेलिजेंस डिक्लाइन हो जाती है। थर्ड मैं आपको दे रही हूँ, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एबिलिटीज़। कितनी एबिलिटीज़ इंटेलिजेंस की हमने बात की थी अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। ठीक है, वो एक क्वेश्चन दिया है। एक लास्ट क्वेश्चन दिया है, ये सारे मुझे आंसर्स चाहिए कॉमेंट सेक्शन में। स्पेयरमैन यूज्ड द व्हाट इंटेलिजेंस। स्पेयरमैन की कौन सी इंटेलिजेंस उन्होंने यूज़ की है अपनी डे टू डे एबिलिटीज़ को बताने के लिए। ठीक है, डे टू डे एबिलिटीज़ को बताने के लिए स्पेयरमैन ने कौन सी इंटेलिजेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया?
स्पेयरमैन, ठीक है, पूरा नाम क्या था, चार्ल्स स्पेयरमैन। तो अभी हमारे पूरा कंप्लीट हो गया आपका सारे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। आई नो दिस वीडियो वॉज अ लॉन्ग वीडियो एंड आई नो you are sleep deprived just like me, so thank you for watching this video and thank you for connecting to me, and I'm so happy you liked this video. I'm so happy you enjoyed it. I will also sleep, you also sleep, and I'm so happy that आपके 280 मार्क्स आए हैं, बिकॉज अगर आप विजुअलाइजेशन अच्छा करोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, गोल बड़ा लेके चलोगे तो आपके क्या होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम होपिंग, रियली होपिंग कि आपने जो भी पढ़ा हो आपको सब आता हो एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम बहुत ईजी आए, एनटीए थोड़ी सी दया कर ले इस बार, क्योंकि मैं भी हूँ एग्ज़ाम में, और आपको जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो बहुत ही ईजी आपको समझ आ गया हो, ईजिली आपको समझ आ गया हो, और आपको सारी चीज़ें बहुत ही ईजी लगी हों। कुछ भी डिफिकल्ट लगा है आपको, अपने डाउट्स, मैं इतनी थक गई, मुझे बोला भी नहीं चाहता, कुछ भी आपको लगा है तो अपने डाउट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी डाउट हो, मैं जो आंसर्स मैंने आपको बोले हैं इनके आंसर्स मुझे चाहिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आंसर्स लिख दूँगी। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे डाउट लिखिए एंड मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप मुझे मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।